बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है सहरिश खान भुट्टो का चांद मेरी चौखट पर। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, नाम कितना खूबसूरत होगा तो सोचिए ये नावल कितना खूबसूरत होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये नावल लिखा है सहरिश खान ने। बड़ा ही डिफरेंट है, डॉक्टर बेस्ड नावल है और विलेज बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा विलेज कल्चर है। और हीरो हीरोइन दोनों ही डॉक्टर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चांद मेरी चौखट पर। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मैं, ये एक कंप्लीट नावल है जो कि मैं इंशाल्लाह ये एक ही नशिस्त में पढ़ूंगी। ये शुआ में आया था 2015 के शुआ में, मई के शुमारे में। हमारे बस में होती जो ज़ख्म दिल की झलक, हम आईने को भी अपनी तरह रुला देते हैं। हम भी जो रोशनियों पर दस्तरस होती, हमें भी जो रोशनियों पर दस्तरस होती, कभी चिराग जलाते कभी बुझा देते। उफ, कितना दर्द था इस शख्स के लहजे में। आखिर आज इस दर्द को अल्फाज की सूरत दे डाली आपने ज़रार अरसलान। वही दर्द जो अक्सर आपकी आंखों में नमी की सूरत हलकोरे लेता दिखाई देता था, आज अल्फाज की शक्ल में ढलकर अपना इज़्तिराब आश्कार कर ही गया। मुशर्रफ ने शाम में होने वाली पार्टी का वो मंजर याद करते हुए सोचा, फिर ग्लास वॉल के उस पार देखने लगी जहाँ बारिश की बूंदें किनमिन करती लॉन की घास पर बरस रही थी। लॉन में फैली हल्की सी रोशनी में बारिश की बूंदें नन्हे मुन्ने मोतियों की तरह दिखाई देती थी। उनसे नज़र हटाकर उसने अपनी मखरूती उंगलियों की मदद से चेहरे पर फैली नमी को साफ किया और हटकर अपने बेड पर आ गिर। आंखें मूंद ली, मगर अगले ही पल सारी कोशिशें बेसूद साबित हुई। वो मुस्तरिब सा चेहरा और रोई रोई सी बेख्वाब आंखें एक बार फिर उसके तस्वुर के पर्दे पर लहरा रही थी। वो उस शख्स यानी ज़रार अरसलान शाह के लिए आज से नहीं बल्कि पिछले 7 सालों से यूं ही मुस्तरिब होती आ रही थी। उस शख्स की उदास आंखें और इज़्तिराब में लिपटा हुआ हर एक अंदाज मुशारिब को अक्सर ही डिस्टर्ब कर दिया करता था। लेकिन आज शाम डॉक्टर ज़रार अरसलान ने अपनी बर्थडे पार्टी में वो गज़ल गुनगुना कर उसे एक नए इज़्तिराब से आशना कर दिया था। ज़रार शाह के लहजे में छुपे दर्द ने उसको वो रात याद दिला दी जिसने आज से 7 साल पहले मुशारिब सुल्तान को ज़रार अरसलान के करब से आगाह किया था। उन दिनों वो CMH चांडियो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी जब ख़ानदान में माज भाई और हीरापी की शादी का हंगामा जाग उठा। ये इत्तला इसरा ने फ़ोन पर मुशारिफ को दी थी और वो हैरान रह गई थी। बट इसरा, हीरापी तो ज़रार लाला से इंगेज्ड है ना? अरे तुम्हें नहीं पता? इसरा उसकी बेखबरी पे हंस पड़ी। हीरापी माजदाला में इंटरेस्टेड थी और उन्होंने पिछले दिनों खुदकुशी की कोशिश की थी ना, जिसकी वजह से दादी जान और बड़े पापा वगैरह को अपना बरसों पुराना फैसला बदलना पड़ा। ओह नो, ये बात है यार, कमाल है, इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, उसने शिकवा किया। सॉरी मशी, असल में हालात ऐसे थे कि तुम्हें फ़ोन पर क्या बताती मैं कि क्या हुआ, इसरा ने माजरत खाना अंदाज में कहा। हाँ ये तो है, उसने उसकी बात से इत्तफाक किया। फिर तुम कब आ रही हो? इसरा ने पुरजोश लहजे में इस्तफसार किया। दरअसल इन दोनों स्टडीज़ का बहुत बर्डन हो गया है, इसलिए शायद शादी से 1-2 दिन पहले ही पहुंच पाऊंगी। क्या मुशारफ की बच्ची, ये क्या कह रही हो? रोमेल लाला तो ये सुनकर ही पीछे लड़काना पहुंच जाएंगे। तुम्हें पता भी है उनका, वो तो छुट्टियां लेकर कल ही पहुंच रहे हैं। वो शुरू हो गई तो मुशारिफ उसके अंदाज पर हंस पड़ी। उफ, वो ज़रा रुक कर सांस तो ले लिया करो, मुझे पता है रोमेल का, मैं समझा लूँगी, क्या करूँ, मजबूरी है, डॉक्टर बनने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसरा ने गुस्से से कहकर काल काट दी थी और वो धीमे सुरों में हंसी। जिस दिन उसने कसरे सुल्तान में कदम रखा था उस रात हिरापी की मेहंदी थी। कसर सुल्तान की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हाँ, इसरा और मुशारफ कुछ ज़्यादा ही पुरजोश नज़र आ रही थी क्योंकि ये उनके शऊर में ख़ानदान में होने वाली पहली शादी थी। सो मेहंदी के फंक्शन के लिए अपनी बाकी तीनों कज़न्स की तरह मुशारफ सुल्तान भी खूब जी लगा कर तैयार हुई थी। इसके लिए शॉपिंग मामा ने की थी। चूँकि वो बेटी की पसंद जानती थी, सो यही वजह थी कि मुशारफ को अपने लिए ख़रीदी उनकी हर चीज़ पसंद आई थी। और उस वक्त वो मामा के लाए गए सफ़ेद गरारा सूट में नफीस सी ज्वेलरी के साथ कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियाँ चढ़ाए बेहद मासूमा खूबसूरत लग रही थी। ओहो, ये आज वाइट फेरी कस्टे शाह का रास्ता कैसे भूल गई। वो सीढ़ियाँ उतर कर जैसे ही नीचे आई, रोमेल ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसका सिर्फ उसका कज़न ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी था। उसकी तारीफ करने पर वो खिलकर मुस्कुराई। थैंक यू मिस्टर कज़न, उसने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई, जबकि उसकी हर दर्जा बेनियाजी पर रोमेल उसकी पुश्त को तकता रह गया। मम्मा के रिश्तेदार ख़वातीन से मिलने के बाद वो मनाल और इसरा की तरफ आ गई थी, जो उस वक्त मेहंदी की प्लेटें सजाने में मसरूफ़ थी। मशारिफ, तुम ज़रा दादी के कमरे से कैंडल्स और शाइनर वगैरह के पैकेट्स तो उठा लाओ। बड़े से थाल में मेहंदी निकाल कर रिबन से सजी प्लेट में मुंतकिल करते हुए मनाल ने उससे कहा।
वो कि मैं अभी आई कहती हुई वहीं से पलट गई, मगर जब दादी के कमरे से मतलूबा चीज़ उठाने के बाद वो बाहर निकल रही थी तो गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी दादी जान ने उसे नया हुक्म दे डाला। मशारिफ, ज़रा ज़रार को तो भेजना मेरे पास। जी बेहतर दादी जान, उसने सादतमंदी का मुजाहरा करते झट से सर हिला दिया था और मनाल को मोमबत्तियाँ पकड़ाने के बाद वो ज़रा लाला के कमरे में पहुंची तो साकत रह गई। कमरे के बीचों बीच पे घुटनों के बल बैठे वो मुकम्मल खुद फरामोशी के आलम में अल्लाह ताला से मुखातिब थे, शिकवा कर रहे थे। क्यों ए अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है? मेरे नसीब का तारा ही क्यों हमेशा टूटकर खाक में जा मिलता है? ये उदासी, ये इज़्तिराब मेरे लिए ही क्यों? पहले मम्मा छीन लिया आपने, अब हीरा भी। मैं दीवानगी की सरहदों पर खड़ा था। मैंने भी तो हीरा को ही चाहा था, तमाम तर शिद्दतों के साथ मैंने उसका साथ मांगा था। मगर हुआ क्या? मिला क्या? मेरी हर दुआ रायगां चली गई, ठुकरा दिया उसने मुझे सबके सामने, मेरा सर झुका दिया उसने। हर निगाह तंज़िया अंदाज में मेरी तरफ उठती है, मेरी शख्सियत का गरूर, मेरा सारा वक़ार हीरा शाह के इंकार ने खाक में मिला दिया। दोनों हाथों की मुट्ठियों में सर के बाल जकड़े वो पूरी शिद्दत से कह रहे थे। मशारिब का पूरा बदन पसीने से शराबूर हो गया। उसकी आंखों से कब आंसू रवा हुए उसे पता न चल सका और फिर वो दबे पाँव शिकस्त खर्दा शख्स के कमरे से निकल आई थी। नीचे लॉन से आती तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ उसे जहर लग रही थी। ज़रार अरसलान की आंसू और सिसकियाँ अपने कमरे में आने के बाद भी मशारिब की समातों में गूंज रही थी। बेड पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए दोनों घुटनों पर अपनी पेशानी टकाकर वो एकदम फूट फूट कर रो पड़ी। ज़रार लाला के गम पे उसका हसास सा दिल फटा जा रहा था। इस सारे अरसे में पहली बार उसे हीरा आपी पर गुस्सा आया था, जो अपनी खुशी के असूल के लिए एक शख्स को इस कदर अजियत में मुब्तला कर चुकी थी। वो फितरतन बेहद हसास लड़की थी, बचपन से दूसरों की तकलीफ पर तड़प उठने वाली मशारिब के सामने अब उसके अपने तायाजात थे। वो उनके गम पर किस तरह ना तड़पती, जो बचपन से लेकर अब तक महरूमियों का शिकार होते आ रहे थे। अपनी मम्मा के इस दुनिया से चले जाने के बाद सुतेली माँ और सुतेले भाई बहनों की नफरतों का शिकार होते आए थे। मुशारिब को ज़रा शाह पर बेहद दुख हो रहा था। वो उसका दुख नहीं बांट सकती थी। एक तो उम्रों का फ़र्क था और कुछ ज़रा और अरसलान का रवैया पे तमाम कज़न्स के साथ हमेशा से ही दिया दिया सा था, जिसकी वजह से कभी मुशारिब की उनसे बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात ना हुई थी। फिर शादी वाले दिन भी वो बेचैन थी, क्योंकि उसे इस तरह की ज़बानी मालूम हुआ था कि ज़रा लाला को बहुत तेज़ बुखार हो गया है और वो नीम बेहोशी में पड़े हैं। कसर सुल्तान से सब लोग शादी हॉल में आ गए थे। वो कसर सुल्तान के तनहा फ़िज़ाओं में मातम मना रहे होंगे। उसने तसव्वुर की आंख से ज़रार अरसलान को लॉन के बीचों बीच तनहा खड़े रोते हुए देखा तो दोष उसकी पलक किनारों से टूटकर गिरे और उसे कुछ खबर ही ना हो सकी। चौंकी तब जब रोमेल अरसलान की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। खैरियत रुखसती आज हीरापी की होने वाली है और आंसू आप बहा रही हैं। मेरे खुदा, ये माजरा क्या है? रोमेल, मुझे घर जाना है, मुशारिब ने फरमाइश की। हैं, ये क्या फरमान जारी कर दिया? रोमेल ने हैरत से आंसू पूछती मुशारिब को देखा तो वह नरूठे अंदाज से बोली, बस मैं कुछ नहीं जानती रोमी, मुझे घर वापस जाना है। लेकिन मिशी, हुआ क्या? वो उसकी ज़िद पर हैरान हुआ। उफ, मुशारिब अपने दोनों कनपटियाँ दबाते हुए बहाना किया था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है रोमेल, इस शोर हंगामे में तकलीफ ज़्यादा हो रही है, सो प्लीज़, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेहरबानी करके मुझे घर छोड़ आओ। उससे वजह बयान की, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? उसके लजाजत भरे अंदाज पर कहने पर वो मुतफक्कर सा होकर उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, वो जल्दी से बोली। ओके, तो एक मिनट यही वेट करो, मैं शेब लाला से उनकी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए शेब लाला की तलाश में चल दिया तो वो वहीं पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो सिर्फ चंद मिनट बाद ही वो बुझा चेहरा लिए वापस आ गया था। क्या हुआ, लाला ने चाबी नहीं दी क्या? मुशारिब ने उसका उतरा चेहरा देखकर सवाल किया था। नहीं, रोमेल का लहजा सर्द था। क्यों क्यों नहीं दी? उसके लहजे में हैरत थी। तुम्हारे लाला साहब यहाँ पे होंगे तो देंगे ना गाड़ी की चाबी। वो कब की अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि ज़रार साहब ने बुखार का ड्रामा किया है। हमेशा की तरह अपने सौतेले भाई का जिक्र करते हुए रोमेल का लहजा जहरीला हो चुका था। इट्स ओके रोमेल, उसने उसका इश्तियाल कम करना चाहा और दिल ही दिल में ये सुनकर मुतमिन हो गई थी कि शुएब लाला उस वक्त ज़रार लाला के पास थे। चलो मुशारिब, मैं चाचू की गाड़ी में तुम्हें छोड़ आता। रोमेल ने सोचों में घिरी मुशारिब सुल्तान का हाथ थाम लिया तो वो उसके साथ होली। अरे मुशारिब, तुम कहाँ थी? और ये तुम मेरे मासूम भाई को लेकर कहाँ गायब होने के चक्कर में हो? मिनाल और इसरा से सामना हुआ तो इसरा ने शरीर अंदाज में उसको छेड़ा। हाँ हाँ, रोमेल बहन की बात सुनकर हंस पड़ा, मगर मुशारिब खास संजीदा मूड में थी, इसलिए मुस्कुरा भी ना सकी। ओए, ये मिशी की शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? खैरियत है ना? मिनाल ने उसकी संजीदगी नोट करते हुए टोका था। एक्चुअली मिनाल, इसके सर में दर्द है, जो अब मिशारिब की बजाय रोमेल की तरफ से आया था। ओह, इसरा ने हंसते हुए भाई को देखा। इसका मतलब है आपने मेरी दोस्त को नज़र लगा ली है? अरे नहीं भाई, ये खामखा का इल्ज़ाम है मुझ पर, रोमेल झींक कर बोला। मुशारिब को इस वक्त इन तीनों की नोकझोंक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो वहाँ से भाग जाती।
रुमैल प्लीज़ जल्दी करो ना, मुशारिफ ने बेजारी से कहा। अरे हाँ बाबा, बस अभी चलते हैं। वो फ़ौरन उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। फिर मिनाल और इसरा को मुखातिब करते हुए बोला, तुम लोग मम्मा और आंटी को बता देना मिशी की तबीयत ठीक नहीं, मैं इसको कसरे सुल्तान छोड़ने जा रहा हूँ। मैं इसको ड्रॉप करके फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। ओके फ़ाइन लाला, मैं कह दूँगी। मुशारफ की तबीयत के पेश नज़र असरा ने झट से सर हिलाकर भाई को इत्मीनान दिलाया। दोनों तेज़ कदमों से चलते पार्किंग एरिया की तरफ आ गए। रोमेल उसे वहाँ छोड़ने के बाद आराम करने का मशवरा देकर खुद वापस चला गया। मुशारफ सुल्तान ने कसरत सुल्तान के लाउंज तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया। लाउंज में दाखिल होते उसकी पहली नज़र बाकिर काका पर पड़ी। बाकिर काका, शुएब लाला कहाँ हैं? उसने शुएब लाला के मुतल्लिक इस्तफसार किया। बीबी जी, वो तो ज़रार साई को लेकर अस्पताल गए, उन्हें बहुत तेज़ बुखार था ना, इसलिए। अच्छा, कब गए हैं वो? मुशारिफ के लहजे में इस्तराब झलका। जी बीबी, 2 घंटे हो गए उनको गए हुए, अब तो आने वाले होंगे। ओके, एक कप चाय बना दे मेरे लिए, और हाँ, कोई पेन किलर भी चाय के साथ ज़रूर लाइएगा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जो बहाना वहाँ रोमेल के सामने झूठ मूठ तराश बैठी थी, वो सच हो गया था। उसके सर में वाकई बहुत शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। उफ, मेरा सर। मखरूती उंगलियों से अपनी पेशानी सहलाते हुए उसने सरस से सीढ़ियाँ तय की और अपने कमरे में आ गई थी। भारी कपड़ों से खुद को आज़ाद करने के बाद उसने एक हल्का फुल्का सूट ज़ेबतन किया था। चाय के साथ साथ दर्द की गोली लेकर वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की के उस पार नजर आते गेट को नज़रों की गिरफ्त में लिए मुशारिफ शिद्दत से शेब लाला की आमद की मुंतजिर थी। तब अचानक ही गेट खुला और ढोल ताशों की गूंज में कसर सुल्तान में माजशाह की बारात दाखिल हुई। महज चंद मिनटों में ही फूलों की बारिश और मूवी कैमरे की रोशनी की जद में आकर कसर सुल्तान का लॉन यकायक महक उठा था। हर सिमत रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। हर नज़र दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को सराह रही थी, मगर मुशारिफ बहुत जल्द इस मंजर से उकताकर खिड़की से हट गई थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदते उससे शिद्दत से नींद की ख्वाहिश की थी। तब दो सितारे उसकी बंद आंखों से टूटकर रुखसारों को नम कर गए थे। उसे रह रहकर ज़रार लाला की फिक्र सता रही थी। यकीनन उनकी हालत मज़ीद बिगड़ गई होगी, तभी उन्हें एडमिट कर लिया होगा, उससे मुतफिक्र होते हुए सोचा था। अगली सुबह मुशारिफ की लाड़काना के लिए फ़्लाइट थी, इसलिए रात को खाने से फारिग होने के बाद दादी जान को खुदाफिज कहने के लिए उनके कमरे में आ गई थी। तब उससे पूरे 4 दिन बाद वहाँ ज़रार अरसलान को देखा था। सुरमई रंग के कॉटन के सूट में सफ़ेद शाल कंधों पे लिए, सुर्ख आंखों के साथ वो नीचे कारपेट पे दादी जान की पलंग के बिल्कुल करीब घुट्टों के बल बैठे हुए थे। मुशारिफ के कदम वही चौखट पर जम गए और आंखों की सतह तेज़ी से गीली होती चली गई। वो झटके से वहाँ से पलट जाना चाहती थी, मगर ज़रार अरसलान की लरज़ती आवाज़ ने उसके पाँव में जंजीर डाल दी थी। मैं हार गया दादो, मैं हार गया। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो निकल गई मेरी ज़िंदगी से दादो, आपके ज़रार को ठुकरा कर चली गई वो। मैं ये अजियत सह नहीं पाऊंगा दादो, मैं मर जाऊंगा। ज़रार मेरे बेटे, खुद को संभालो, मुझे इस तरह अजियत मत दो, दादी ने इल्तिजाई अंदाज से कहा। फिर तड़प कर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। वो उनकी छाती में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े थे। दुनिया हीरा पर ख़त्म थोड़ी होती है मेरी जान, देखना मैं अपने सोने के लिए कितनी प्यारी दुल्हन आऊँगी। दादो नहीं, अब नहीं। हीरा नहीं तो कोई और, हरगिज़ नहीं। आप दोबारा ये बात कीजिएगा भी मत। अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा, ये मेरा फैसला है। अरे बावला हो गया है क्या? दादी जान की आंखें सदमे से फटने को थी। हाँ दादो, ये मेरा खुद से किया गया अहद है, आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिएगा, ना अभी ना फिर कभी। ज़रार मुझे ये दुख भी देगा अब तो। वो बहुत देर बाद कुछ कहने के काबिल हुई थी, जिसको महसूस करते हुए ज़रार शाह के लब तल्खी से मुस्कुरा उठे, मगर वो बोले कुछ नहीं। तब बहुत अचानक दादी जान की नज़र दरवाजे में साकत खड़ी मुशारफ पर गई थी। अरे मुशारफ मेरी बच्ची, आओ ना अंदर, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो जी दादी। दादी की अपनी तरफ मतवज्जा होने पर वो दफतन हड़बड़ा गई थी, फिर मरे मरे कदम उठाती दादी के करीब आ गई। वो दरअसल दादी जान, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से लाड़काना जा रही थी, इसलिए सो जा, आपको खुदाफिज़ कह दूँ। उनके बेड के करीब रुक कर उसने अपनी आमद की वजह बताई और कुन अखियों से ज़रार की तरफ देखा। जाने वो वाकई इतने खूबरू थे या फिर उदास होकर ऐसे दिखाई देते थे, मुशारिफ समझ ना पाई थी। तो मेरी बेटी जा रही है, उन्होंने मुशारिफ की पेशानी चूमते हुए अलविदाई बोसा दिया तो वो मुस्कुराई। जी दादी, 5 दिन की छुट्टी लेकर आई थी मैं, पहले ही स्टडीज़ का काफ़ी खर्च हो चुका है, उससे बताया तो दादी जान मुस्कुराते हुए गोया हुई। हाँ मेरी जान, खूब दिल लगा कर पढ़ो और कामयाब डॉक्टर बनो, बिल्कुल मेरे ज़रार की तरह। उन्होंने करीब बैठे ज़रार अरसलान की जानिब देखा, जो भीगी पलके झुकाए जाने कारपेट पे क्या ढूंढ रहे थे। और यूं वो ज़रार लाला की वजह से अपने दिल में ढेरों उदासियां समेटे लाड़काना वापस चली आई थी। और या फिर यहाँ आने के महज चंद माह बाद ही उसे इस तरह की जवानी मालूम हुआ था कि ज़रार शाह हायर स्टडी की गर्ज से लंदन रवाना हो चुकी है, और वहाँ से वापस लौटने के बाद उनका इरादा दादा जान का तामीर करदा प्राइवेट अस्पताल दारुशिफा संभालने का था। ज़रार अरसलान का इरादा जानकर मशारी को बेहद खुशी हुई थी, और उसने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वहीं जॉब करने का फ़ैसला कर लिया था। और फिर वक्त की गाड़ी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती गई कि अगर कभी वो पीछे पलट कर देखती तो गुजरे हुए सालों पर जमी
वक्त की दबीज तय देखकर हैरान रह जाती। जिस साल वो अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके हाउस जॉब करी थी, उस साल ज़रार अरसलान भी लंदन से वापस आ गए थे। पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक दारुश्शिफा को संभाल लिया था और फिर माहिर सर्जन ज़रार अरसलान की तवज्जो मोहब्बत ने महज 1.5-2 साल के अरसे में दारुश्शिफा को शहर के मशहूर प्राइवेट अस्पताल की सफ में ला खड़ा किया था। अपनी हाउस जॉब मुकम्मल कर चुकने के बाद सुल्तान शाह से इजाज़त लेकर मुशारिब ने भी दारुश्शिफा ज्वाइन कर लिया था, जबकि रोमेल अरसलान नवाब शाह मेडिकल कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद मज़ीद तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क रवाना हो चुका था। इस दौरान शेख सुल्तान को भी अपनी पसंद की लड़की मिल गई थी, जिससे मंगनी हो जाने के बाद अंकरीब वो शादी का इरादा रखते थे। मिनाल और इसरा ने एमए इंग्लिश के बाद पढ़ाई को खैर बात कह दिया था। ख़ानदान में ही दोनों की निस्बतें तय थी। जल्द ही उनकी शादियां होने वाली थी। लंदन जाने के बाद रुमैल मुशर्रफ को भूला नहीं था। उसकी जानिब से ढेर सारे कार्ड्स, चॉकलेट्स और दूसरे छोटे मोटे गिफ्ट्स उसे अक्सर मिलते रहते थे। हर वीकेंड पर वो उसको कॉल ज़रूर करता था और वो कॉल घंटा घंटा भर की होती थी। उसकी इतनी तवील कॉल पर मुशर्रफ चिढ़ जाती थी, मगर वो बगैर बुना माने हंसता चला जाता था। दारुशिफा ज्वाइन करने के बाद मुशारिब को ज़ाहिर इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिला। वो उस 5 साल के अरसे में पहले से ज़्यादा हैंडसम और ग्रेसफुल हो चुके थे, मगर हम वक्त आंखों में हलकोरे लेती उदासी और वजी चेहरे पर छाया इस तरह मुशारिब को आज भी बेचैन कर देता था। दारुशिफा में डॉक्टर रिजा, डॉक्टर फ़ाहा, डॉक्टर अरीब और डॉक्टर आसफ के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। उनका पूरा स्टाफ ज़िम्मेदार और अपने पेशे से मुखलिस नजर आता था। मुशारिब भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करती थी, मगर जाने क्या बात थी, ज़रा अरसलान के सामने हमेशा ऐसी कोई ना कोई गलती हो जाती जिस पर वो उसको सर नज़रों से घूरते हुए पेशे से मुखलिसी पर लेक्चर सुनाते कि जिसे सुनने के बाद मुशारिब के 14 तबक रोशन हो जाते थे। यस सर की गर्दान उसके होंठों पर रहती थी। अगर आखिर मुझे हो क्या जाता है ज़रार लाला के सामने, मैं इस कदर बौखला क्यों जाती हूँ? अगर वो मुझे गायब दिमाग समझते हैं तो ठीक ही समझते हैं। मुझ जैसी स्टूपिड लड़की है इस काबिल। कितनी ही दफ़ा खुद पे गुस्सा करने के बाद वो अगली बार ज़रार सर के सामने पुरएतमाद रहने का हतमी फैसला करती, मगर इस फैसले पर वो डॉक्टर ज़रार के सामने कभी अमल ना कर पाई थी। अब जब कभी उनका सामना होता या वो कुछ इस्तफसार करते, वो एतमाद से जवाब देने की बजाय सर ये सर वो की रट लगाए रखती। अस्पताल में डॉक्टर मुशारिब और डॉक्टर ज़रार के रिश्ते से फ़क्त डॉक्टर अरीब भी वाकिफ़ थे और इस बात का किसी और को इल्म नहीं था। एक तो वो दोनों अस्पताल अपनी अपनी गाड़ियों में आते थे, दूसरा उनके बीच कज़न्स वाली कोई बेतकल्फ़ी कभी नज़र ही नहीं आती थी। अब तो मुशारिब को दारुश्शिफा में जॉब करते हुए 7 माह से ज़ायद अरसा होने को था, मगर वो डॉक्टर ज़रार की नज़रों में एक काबिल डॉक्टर बनने की खातिर दिन रात मेहनत करती जाती। उसका रवैया पे तमाम मरीजों के साथ बहुत दोस्ताना सा था। वीआईपी वार्ड में एडमिट बंटी और नन्ही सी रिदा से उसकी पक्की दोस्ती हो चुकी थी। नहीं, मुझे नहीं पीनी दवा, मैं नहीं पीऊँगा। बंटी ने तीसरी बार सर नफ़ी में हिलाते हुए सिरप पीने से इनकार किया था। ओफ! डॉक्टर रिजा ने ज़िद होते करीब खड़े डॉक्टर रीब की जानिब देखा, जो दोनों हाथों को अपने सीने पे बांधे खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था। देख रहे हैं ना आप डॉक्टर, बंटी कितना ज़िद्दी हो रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर बंटी बेटा, अगर आप दवाई नहीं पिएंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे? बेड नंबर सी के मरीज़ का हाल दरियाफ्त करने के बाद डॉक्टर ज़रार ने मुस्कुराते हुए बंटी से कहा, वो कल शाम ही बैरून मुल्क से वापस लौटे थे और उस वक्त दारुश्शिफा के राउंड पर निकले हुए थे। डॉक्टर रिजा और डॉक्टर अरीब दोनों ही उसके साथ थे। नो डॉक्टर, मुझे डॉक्टर रिजा के हाथ से दवाई नहीं पीनी, ये बहुत कड़वी दवा पिलाती है, मुंह बसूरते हुए बंटी ने कहा तो डॉक्टर अरीब मुस्कुरा दिया। फिर किसके हाथ से पीनी है? डॉक्टर रिजा के खुजल होते चेहरे को अपनी शौक निगाहों से गिरफ्त में लेते हुए डॉक्टर अरीब ने इस्तफसार किया था, जबकि डॉक्टर रिजा से घूर कर रह गई थी और फिर खुद ही मजीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए झट से गोया हुई, सर एक्चुअली बंटी रोज़ डॉक्टर मुशारफ के हाथ से दवा पीते हैं। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। रिजा ये कहते हुए वार्ड से बाहर निकल गई। डॉक्टर ज़रार अरसलान की आंखों में इस्तेजाब के रंग उतर आए थे। उन्होंने इस्तफहामिया नज़रों से डॉक्टर अरीब को देखा तो वो हंस पड़ा। यार मेरे, हैरान ना हो, दरअसल तुम्हारे पीछे डॉक्टर मुशारिफ सुल्तान ने दारुश्शफा के मरीजों पे जादू सा कर दिया है, जिसे देखो उन्हीं का दम भरता नजर आता है। वीआईपी वार्ड की मिसेस शाहान से लेकर चिल्ड्रन वार्ड की बंटी और रिदा तक सब डॉक्टर मुशारिफ के हाथ से ही मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि वो दवाई में मोहब्बत के साथ अपने शीरी लहजे की मिठास भी घोल देती है, इसलिए कड़वे सिरप का जायका भी जाम शीरी जैसा हो जाता है। डॉक्टर अरीब मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी फेलो होने के साथ साथ ज़राशा का करीबी दोस्त भी था। उसने हंसते उसको सारी रोदात बताई। और तुम्हारी ज़रा मौजूदगी में मैंने 2 ऑपरेशन भी में उन्हें असिस्टेंट के तौर पर अपने साथ रखा था। माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। डॉक्टर अरीब ने मुस्कुराते हुए मज़ीद बताया तो एक बेख्तियार मुस्कुराहट ने ज़रा अरसलान के चेहरे का अहाता कर लिया। तभी घबराई हुई मुशारिब अंदर दाखिल हुई थी। सर आपने बुलाया था? मुशारिब सुल्तान की लरजती आवाज़ उनकी समाज से टकराई तो अरीब पर से निगाह हटाकर फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जा हुए। सफ़ेद रंग के स्टाइलिश सूट, जिसकी लंबी शर्ट के दामन पर कढ़ाई की गई थी, सफ़ेद ओवरऑल पहने, लंबे बालों की चोटी अपनी नाजुक पुश्त पर डाले, वो कुछ फासले पर खड़ी काफ़ी दिलकश लग रही थी। यस डॉक्टर, आप बंटी को दवा पिला दें प्लीज़, ज़रार ने उससे कहा। जी सर, मुशारिब सुनकर कदरे हैरान हुई थी। हाउ आर यू लिटिल फ्रेंड?
मुशारिब ने बंटी के चेहरे पर एक प्यार भरी नजर डालते हुए पूछा, आई एम फाइन, बट आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। बंटी उसको देखकर खेल उठा। डियर स्वीट फ्रेंड, आपको तो पता है आपकी दोस्त कितनी अच्छी है, सभी लोग उसके हाथ से दवा लेने पसंद करते हैं। अभी मैं मिसेस शाहान को दवा पिला रही थी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। फिर जब वो बंटी को दवा पिलाने के बाद वार्ड से बाहर निकल रही थी, ज़रा अरसलान ने अचानक उसे पुकार लिया। यस सर। गुलाबी आंखों में उठने वाली इस्तजाब की लहरें बहुत नुमायाँ थी। वो इन आंखों में हैरत के रंग देखकर मुस्कुरा और इनके लब धीरे से हिले। वेल डन डॉक्टर मुशारिब, आपको एक जिम्मेदार डॉक्टर के रूप में देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद है आइंदा भी आप इस तरह अपने पेशे से मुखलिस होने का सबूत देंगी। नम लहजे में अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो इसके पास से गुजरकर बाहर निकल गए थे, मगर वो बुत बनी अभी तक वहीं खड़ी थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था उसने क्या सुना था। मुशारिब, तुम हमारे साथ चल रही हो बस, इसरा ने दो टोक लहजे में कहते हुए इसके ऊपर से कंबल खींचे। ओफो, क्या मुसीबत है यार? मुशारिब नींद भरी आंखों को बड़ी मुश्किल से वाह करते हुए बेजारी से पूछा। इडियट लड़की, कभी तो हमारे साथ भी वक्त गुजार लिया करो। दोनों ने उसकी खिंचाई की। एक दिन ही मिलता है छुट्टी का, इस दिन भी आराम नहीं करने देती। वो गुस्से से बोलती बिस्तर पर उठकर उठकर बैठ गई थी। वो दोनों उसकी हालत देखकर हंसती और फिर तीनों आधे घंटे में मार्केट में थी। कपड़े और ज्वेलरी वगैरह खरीदने के बाद मनाल और इस्सा को कॉस्मेटिक की शॉप पर मसरूफ छोड़कर वो करीबी बुक स्टॉल की तरफ आ गई। ये हमेशा से उसका मामूल रहा था कि शॉपिंग के बाद वो अपने लिए एक किताब ज़रूर खरीदा करती। उस वक्त भी उसने एतबार साजिद की किताब ये तन्हाई मुझे दे दो खरीद ली। फिर काउंटर पर बिल पे करने के बाद पलटी थी कि ग्लास डोर खोलकर डॉक्टर रीब के साथ डॉक्टर रिजा और डॉक्टर आसफा शॉप में दाखिल हुए। अरे डॉक्टर मुशारिब, आप यहाँ? इस पर नज़र पड़ते ही डॉक्टर रिजा ने खुशगवार लहजे में इस्तफसार किया। डॉक्टर अरीब और डॉक्टर आसफा भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। यकीनन आप भी ज़रार के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदने को आई होंगी मार्केट। बर्थडे प्रेजेंट ज़रार सर के लिए? मुशारिब ने ताज्जुब के साथ डॉक्टर अरीब की बात दोहराई थी। फिर कदरे हैरान होते हुए इन तीनों की तरफ देखा। कल डॉक्टर ज़रार का बर्थडे है, आपको नहीं मालूम? डॉक्टर के कहने पर वो सटपटा कर रह गई। नहीं, दरअसल मुझे मालूम तो था, मगर शायद मैं भूल गई थी, कुछ नर्वस अंदाज में उससे कहा। फिर डॉक्टर अरीब अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोले, ठीक है, आप आज भूल गई हैं तो कोई बात नहीं, मगर प्लीज़ कल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल दारुशफ़ा में एक छोटी सी पार्टी का इंतज़ाम कर रखा है। सो आप एक अदर तोहफे के साथ कुछ तैयार श्यार होकर ज़रूर आइएगा। अपने प्रोग्राम से आगाह करने के साथ साथ उसने मुशारिब को पार्टी में आने की दावत दी तो वो मुस्कुराकर सर हिला गई। वो एक बहुत ही अहम ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले थे। थके थके अंदाज में कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद जो ही उन्होंने रिसेप्शन हॉल में कदम रखा, दारुशफ़ा के तमाम स्टाफ को वहां पाकर हैरान रह गए। तब वो सब यकज़बां होकर गुनगुनाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। डॉक्टर रीब ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। थैंक्स यार। डॉक्टर रीब के गिर्द अपना हिसाब तंग करते उन्होंने धीमे लहजे में शुक्रिया अदा किया था। फिर उसके बाद डॉक्टर फहाद, डॉक्टर आसफा, डॉक्टर रिजा ने भी बारी बारी उसे विश किया। बस एक वही थी जो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए कुछ फासले पर खामोश खड़ी देख रही थी। ज़रा अरसलान की होंठों की मुस्कुराहट मुशारिब सुल्तान के लिए कितनी कीमती थी, ये बात वक्त वही जानती थी। केक काटने के बाद वो लोग दारुशफ़ा के लॉन में आ बैठे थे। तब डॉक्टर ज़रार शाह ने डॉक्टर रीब के बेहद मजबूर करने पर वो गज़ल छेड़ी थी जिसने मुशारिब के अंदर तहलका मचा दिया था। गुलाबी आंखों की गहरी होती नमी को छुपाने की खातिर वो गज़ल ख़त्म होने से पहले ही दारुशफ़ा से उठ आई थी। रात 11 बजे के करीब पार्टी ख़त्म होने के बाद ज़रार की वापसी हुई थी। अपने कमरे में आते ही हस्बियादत उन्होंने रिमोट उठाकर म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया था। यकायक कमरे की खामोश फिज़ा में नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ रक्स करने लगी। फिर म्यूज़िक सिस्टम ऑफ करने के इरादे से उन्होंने साइड टेबल पर पड़ा रिमोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी नज़र गिफ्ट पेपर पर लिपटे बुक्स पर आके रुक गई थी। ज़रा सा झुककर वो पैकेट उठा लिया। कुछ हैरत से वो निचला लब भींचे हुए कार्ड खोलकर पढ़ने लगे। आ स्वीट गिफ्ट फॉर ग्रेसफुल सर फ्रॉम शारिब सुल्तान। कार्ड के अंदर लिखा शारिब का नाम पढ़कर ज़रा हकीकतन हैरान हुए थे। अस्पताल में उसने उन्हें विश तक नहीं किया था और अब ये गिफ्ट खोलने लगे। नफासत के साथ टेप और पेपर की गिरफ्त से पैकेट को आज़ाद करने के बाद उन्होंने बहुत ही एहतियात के साथ बॉक्स के अंदर मौजूद गिफ्ट को बाहर निकाला और जैसे दंग रह गए। सकाफत के तमाम ज़ावियों को उजागर करता वो तारीख के सुनहरी किरदार सोनी का मुजस्मा था। क्रिस्टल का नाजुक घड़ा कमर कमर पे उठाए वो सर से लेकर पाँव तक जगमगा रही थी। माय गॉड, इतना मुकम्मल हुस्न! ज़रा अरसलान ने बेख्तियार इस शाहकार को सराहा था। या वहशत! मुशारिब ने लंबी सांस खींचते हुए अपने अंदर छिड़ी जंग से दामन बचाना चाहता। कसरे सुल्तान के तमाम मकीन इस वक्त शैब सुल्तान के दुल्हन की तरफ मायूं का शगन लेकर गए हुए थे और वो जो दुल्हा की इकलौती बहन थी तबीयत की खराबी की वजह से ना जा सकी थी। दरअसल उस रात ज़रार की पार्टी में से आने के बाद मुशारिब को शदीद बुखार हो गया था।
3 दिन मुसलसल बुखार में फुनकते रहने के बाद जिस दिन उसकी तबीयत कुछ संभली थी, उस दिन सुबह इस बार रोमेल अरसलान का फ़ोन आ गया था। हेलो लड़की, क्या कर रही थी? रोमेल ने बड़ी दिलकशी से इस्तफसार किया, मगर वो उसके लहजे की दिलकशी को नज़रअंदाज करते हुए थके थके से लहजे में बोली, कुछ खास नहीं। वो उसका जवाब सुनकर हंसा था। कितनी जालिम लड़की हो मिशी, कसम से तुम कम से कम मेरा दिल रखने को कह देती कि मुझे याद कर रही थी। तुम जानते हो रोमेल, मैं यूं ही दिल नहीं रखा करती। उसने साफ कोई कम ज़ाहिरा किया। आई नो, मैं तुम्हारे मिजाज के हर रंग से वाकिफ़ हूँ। तुम एक बहुत सच्ची और खरी लड़की हो और तुम्हारी यही अदा तो मुझे अपील करती है। इसलिए तो मैंने सोचा है वापस आने के बाद मंगनी शंगनी के झंझट में पड़ने की बजाय डायरेक्ट तुमसे निकाह कर लूँगा। रोमेल, मुशारिफ के करीब धमाका सा हुआ। क्यों, हो गई ना सरप्राइज़? वो उसकी खामोशी को कोई और ही रंग देकर हंसा। स्टॉप इट रोमेल, मेरी नज़र में एक नहायत घटिया मजाक है। रोमेल अरसान की खुशफहमियों को ख़त्म करने की खातिर वो बहुत तेज़ अंदाज में चीखी। मजाक? रोमेल की हंसी को ब्रेक लगा था। मजाक? कैसा मजाक मुशारिफ सुल्तान? तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को मजाक कहकर मेरी फीलिंग की तौहीन कर रही हो। तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारे ये अल्फाज मुझे कितना दुख पहुंचा गए हैं? दुख तो मुझे पहुंचा है रोमेल, तुम्हारी बात सुनकर। मैंने ऐसा क्या कह दिया मुशारिफ कि तुम दुखी हो गई हो? रोमेल मुश्तिल होते गोया हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मुशारिफ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है रोमेल कि मैं तुम्हें इस नज़र से नहीं देखती। तुम मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो। और बस, मुशारिफ ने जो कहा था सच था। वो रोमेल को सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही देखती थी। उसके हवाले से कभी कोई जज्बा उसके दिल में नहीं जागा था, मगर ये बात उस वक्त रोमेल को समझाना एक दुश्वार तरीन अमल था। एक लम्हे को वो मुशारिफ की बात सुनकर चुप सा रह गया, मगर फिर दूसरे लम्हे ठंडी सांस खींचकर मजबूत लहजे में कहने लगा, तुम मुझे क्या समझती हो मुशारिफ? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और रहा तुम्हारा सवाल, तो शादी के बाद तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी। और देखना, रोमेल अरसलान तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। ये उसका तुमसे वादा है। एक एक लफ्ज़ को ठोस लहजे में अदा करने के बाद वो सिलसिला मुनक़िता कर गया। मुशारिफ ने हाथ में पकड़ा सेलफोन बेड पर उछाल दिया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। रोमेल अरसलान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुशारिफ सुल्तान तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि उसे किसी और ही लगन ने घेर रखा है। वो ज़ेरे लब रोमेल के तस्वर से मुखातिब होती बड़बड़ाई थी। फिर उस दिन के बाद मुशारिफ सुल्तान के रोज़ो शब अजीब तरह के इज़्तिराब में घिर गया। उसका दिल हर पल अंदेशों में घिरा रहता। हर वक्त वो बौलाई बौलाई रहने लगी। फिर उन्हीं दिनों कसरे सुल्तान में शेब शाह की शादी के हंगामे जाग उठे थे। सारा कसरे शाह मेहमानों से भर गया। हीरा शाह, माज शाह भी कनाडा से आ चुके थे। जिस दिन उन लोगों की आमद थी, उस रोज़ राजस्थान को किसी सेमिनार के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना था। वो दादीजान के कमरे में आ गई। दादीजान गाँव तक किसी टेक लगाए तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसे देखकर मुस्कुराई। चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी, कहीं नज़र न लग जाए मेरी बेटी को किसी की। उन्होंने दुआएं पढ़कर उसके ऊपर फूंकी। थैंक यू दादीजान। मुशारिफ उनके मुँह से अब तारीफ सुनकर खिल उठी। और फिर वाकई उस रात हर किसी ने उसे सराहा था सिवाय एक शख्स के। उसने तो एक नज़र भी उस पर ना डाली थी। मुशारिफ साहबा, जल्दी करो वरना मैं जा रही हूँ। माजशा के तीसरी बार हाथ देने पर मनाल ने उससे में आकर मुशारिफ के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला था। यार क्या मुसीबत है, तुम ढंग से तैयार भी नहीं होने दे रही। मुशारिफ की झुंझलाती आवाज़ पर मनाल का पारा हाई हो गया था। ठीक है, तुम होती रहो तैयार, मैं जा रही हूँ। सब लोग होटल रवाना हो चुके हैं। मैंने तुम्हारी वजह से माज लाला को रोक रखा था, मगर तुम्हारी तैयारी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और माज लाला की डांट सुनने का मुझ में हौसला नहीं, इसलिए मैं तो चली। ये कहने के साथ ही मनाल ने अपने कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए थे। मनाल प्लीज़, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, मुशारिफ ने तेज़ आवाज़ में कहा। सॉरी, उससे आवाज़ बुलंद कहा। फिर सीढ़ियाँ तय करती पोच में खड़ी मास्टर की गाड़ी में जा बैठी थी। गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ पर मुशारिफ तक भी आई थी। गद्दार लड़की, उसने खोलते दिमाग के साथ कहा। फिर सोचकर मुतमिन होगी कि तैयार होने के बाद शुएब लालो को मैसेज करके वहाँ से गाड़ी मंगवा लेगी। नॉट बैड। तैयार होने के बाद कद आदम आईने में अपना अक्स देखते हुए मुस्कुरा उठी। नफासत से किए गए मेकअप ने उसकी शख्सियत को जैसे चौंका देने वाला निखार बख्श डाला था। दुपट्टे के बल सेट करती वो पलटने लगी थी कि अचानक निगाह चूड़ियों के रैक तक गई और फिर फ़ौरन सूट की हमरंग चूड़ियों का सेट निकाल कर अपनी कलाई में सजा लिया। फिर पलट कर बेड पर रखा अपना सेल फोन उठाया। सीढ़ियाँ उतरने के साथ साथ वह शुएब लाला के नंबर पर मैसेज भी टाइप कर रही थी। तब अचानक शायद ऊंची हील की वजह से उसका पाँव फिसला था और संभलते संभलते उसका बाजू रेलिंग से जा टकराया और उसकी सारी चूड़ियाँ टूटकर सीढ़ियों में बिखर गई थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीख निकल गई। वो जो अपना सेलफोन और वॉलेट भूल गए थे, इसलिए होटल से वापस कसरे सुल्तान आना पड़ा था। अपना वॉलेट और सेल उठाते वो पलट ही रहे थे जब किसी निस्वानी चीख ने उन्हें चौंका दिया और लंबे लंबे ढक भरते अपने कमरे से बाहर आए। मुशारिफ घुटनों के बल सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी।
क्या हुआ? ज़रार और अरसलान तेज़ कदम उठाते उसके करीब पहुंचे। मुशारिब ने भीगी पलकें उठाकर कुछ हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी जख्मी कलाई सामने कर दी। ओह, ये चोट कैसे लगी? मुशारिब की खून में तरबतर कलाई देखकर मुतफक्किर लहजे में कहते हुए उसके करीब ही सीढ़ियों पर बैठ गए। ज़रा शाह को अपने करीब बैठा देखकर वो अपने होंठ काटने लगी। आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। मुझे देखने दो। वो उसकी कलाई थामकर जख्म का जायजा लेने लगे, फिर कदरे बरहम लहजे में उसको डांटा। क्या आंखें बंद करके चल रही थी? कम से कम सीढ़ियों उतरते वक्त तो आंखों को खुला रखती। शक्ल से तो बेवकूफ़ है ही, आते भी सारी बेवकूफ़ों वाली हैं। उसकी कलाई से कांच के टुकड़े निकालते हुए मुसलसल डांट रहे थे। वो सर झुकाए खामोशी से बैठी उन्हें बोलता हुआ सुन रही थी। अपने लिए उस शख्स का ये अपनायत भरा अंदाज उसे अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया था। कॉटन को डिटोल में भिगो कर वो उसका जख्म साफ करने लगे। मशारिब ने कुन अखियों से उसकी तरफ देखा था। सफ़ेद रंग के कलफ शुदा कॉटन के कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में कफ फोल्ड के साथ खुशबू में बसे वो इस्लाम में बहुत हैंडसम लग रहे थे। खुद पर मरकूज मुशारिब शाह की निगाहों की तपिश को महसूस करते उन्होंने अपना झुका सर उठाया था और फिर उस पर नज़र पड़ते एकदम हंस पड़े। रोने की वजह से आंखों पर लगा मस्कारा और काजल फैल चुका था, जिसके नतीजे में मुशारिब के गुलाबी रुखसारों पर स्याह लकीरें बन गई थी। क्या बात है सर, आप हंस क्यों रहे हैं? उसने हंसता देखकर मुशारिब ने मासूमियत से इस्तफसार किया। नथिंग। उसके इस्तफसार पर मुश्किल अपनी हंसी रोकते भी अभी वो इतना ही कह पाए थे कि दफतन उनका सेल फोन बज उठा। एक्सक्यूज़ मी। मुशारिब से माजरत करके वो कॉल सुनने लगे। हेलो, हाँ यार, कसरे शाह में हूँ। वो मैं अपना सेल और वॉलेट लेना भूल गया था। हाँ, बस वही लेने के लिए आया था। ओके, अभी निकल रहा हूँ। शुएब का फ़ोन था, निकाह होने वाला है। आई थिंक हमें भी अब हमें निकलना चाहिए। शेख सुल्तान से बात करने के बाद वो अपना सेल ऑफ करके सीढ़ियों से उठते हुए बोले। उसके चेहरे पर उभरने वाले तकलीफ के आसार इतने नुमायाँ और वाज़ेह थे कि उन्होंने सहारा देने के लिए बेख्तियार ही अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया, जिसे झुकी निगाह समेत मुशारिब सुल्तान ने थाम लिया और उठकर खड़ी हो गई। ज़रा अरसलान के परफ्यूम की महक ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया था। मुशारिब ने लरसती पलकें उठाकर उनकी जानिब देखा तो वो उसे ही देख रहे थे। नज़रों के तसादुम पर ज़रा शाह ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया था। लेडीज़ फर्स्ट। गले बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्होंने कहा, और तब मुशारिब सुल्तान ने अगर महसूस अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए बजाय ज़रा अरसलान के कदमों के साथ मिला लिए थे। शेब शाह की शादी के हंगामे सद पड़ने के साथ ही कसर सुल्तान के मकीनों की ज़िंदगी मामूल पर लौट आई। शादी के तीसरे रोज़ ही शेब सुल्तान अपनी नई वाली दुल्हन को साथ लिए हनीमून मनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए। हीरा और मादशाह भी वापस कनाडा लौट गए तो मुशारिब ने भी अपनी तमाम तर तवज्जो मोहब्बत दारुशफ़ा के मरीज़ों की तरफ मबजूल कर ली। वो खुद को बेहद मसरूफ़ रखने लगी, मगर बावजूद इस कदर मसरूफ़ियत के उसका ध्यान कभी कभार रोमेल की गुफ्तगू की तरफ चला जाता तो अंदेशों के सांप उसके दिल में सर उठाने लगते। उस रोज़ वो अपने आप को बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रही थी। मुसलसल ज़हनी इंतशार ने उसे थका डाला था। उस दिन के बाद रोमेल का फ़ोन दोबारा नहीं आया था, मगर उसकी जानिब से खामोशी के तवील वक्फे ने मुशारिब को चौंका दिया था। वो रोमेल अरसलान को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो पीछे हटने वालों में से हरगिज़ नहीं था, और उस रोज़ उससे जो कुछ फ़ोन पर मुशारिब से कहा था वो उसके इरादों की पुख्तगी का पता दे रहा था। ऐसे में रोमेल अरसलान की खामोशी किसी तूफ़ान का पेशखमा लग रही थी। ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद वो उसी बारे में सोचती अपने कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर आ गई। एक्सक्यूज़ मी। मुशारिब से उस कदमों से बाहर निकलती मुशारिब ज़रार और अरसलान की पुकार पर रुक गई। यस सर। उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा था, जो उससे 10-11 कदमों के फासले पर खड़े बड़ी झिलत में दिखाई दे रहे थे। अपने करीब खड़ी नर्स को कुछ हिदायत देकर फारिग करने के बाद वो उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। मुशारिब, दरअसल इमरजेंसी में मुझे फ़ौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर अरीब इस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं, और डॉक्टर फहद और डॉक्टर रिजा भी छुट्टी पर हैं, सो आप मेरे साथ आइए प्लीज़। तहकुमाना अंदाज में उसे हुक्म देने के बाद वो पलट गए। जहनी थकान इस कदर थी कि बस घर जाकर आराम करने को जी चाह रहा था, मगर फ़र्ज़ होता है ना, उससे रूगर्दानी नहीं की जाती। किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती उसका आराम नहीं था, सो उसने घर जाने का इरादा तय किया और अपनी चीज़ें वापस रूम में रख कर ऑपरेशन थिएटर में आ गई। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो दोनों थके कदमों के साथ ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए थे। तब वो सुंदर चेहरे वाली कांच सी नाजुक लड़की तकरीबन दौड़ती हुई ज़रार के करीब आई थी। डॉक्टर डॉक्टर कैसी तबीयत है अब मेरे शौहर की? डॉक्टर प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। वो उनके पाँव पकड़कर रोने लगी। ज़रा शक को उसकी हरकत पर जैसे करंट लगा था। देखिए बहन, प्लीज़ आप इस तरह मत करें। हम लोग भी आप ही की तरह के इंसान हैं, और अल्लाह के फैसलों के आगे बेबस भी, इसलिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है उन्हें बचाने की। खून बहुत बह चुका है। आप बस दुआ करें कि 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें होश आ जाए। संजीदा लहजे में तसल्ली देने के बाद उन्होंने अपना हाथ लड़की के सर पर रखा और फिर वहाँ से हट गए। मुशारिब भीगी बल्कि झपक कर डॉक्टर ज़रा की पुश को तकने लगी, जो शिकस्ता कदमों से चलते अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। डॉक्टर प्लीज़ इसे बचा लीजिए।
मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। उस लड़की का ससकता लहजा समातों में गूंजा तो एक तल्ख मुस्कुराहट ने डॉक्टर जार के चेहरे का अहाता कर लिया। वाह रे मोहब्बत तेरे ढोंग। सर चाय ले लीजिए। जाने और कितनी देर वो कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाए अपने अंदर छिड़ी सोचों की जंग करते रहते। अगर उनके करीब वो मानूस सी आवाज़ ना उभरती तो। लंबे बालों की चोटी पोस्ट पे डाले मासूमियत से उनका चेहरा तकती, दोनों हाथों में मग थामे वो उनकी कुर्सी से कुछ ही फासले पर खड़ी थी। ओ थैंक यू मुशारिब। लम्हे के 1000वें हिस्से में अपने आप को कंपोज करते वो सीधे हो बैठे, फिर मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और उसके हाथ से चाय का भाप उड़ाता हुआ मग थाम लिया था। मानिए मिस्टर ज़ार अरसलान, आपको खुद को छुपाता तो कोई आपसे सीखे। उनकी जलती आंखों को तकते हुए मुशारिब ने दिल में सोचा और फिर ज़रार को अपना मग थमाने के बाद उनकी इजाज़त की परवाह किए बगैर मेज़ की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर विराजमान हो गई थी। जबकि उस बेतकल्फी पर वह चौंक कर रह गए। उसने आराम से चाय का मग टेबल पर रखा और ओवरऑल की पॉकेट में से लेमन सैंडविच का हाफ फुल निकाला और सामने बैठे शख्स के तासुरात की परवाह किए बगैर बिस्किट चाय में डबो डबो कर खाने लगी। ज़रा हैरत से उसे तके जा रहे थे, जो इस तरह बिस्किट्स के साथ इंसाफ कर रही थी जैसे इस दुनिया में सिर्फ बिस्किट्स खाने के लिए ही आई हो। खुद पर मरकूज किसी की गहरी निगाहों की तपश का एहसास हुआ तो आहिस्तगी से घनेरी पलकें उठाकर सामने देखा, जैसे मुंह के अंदर मौजूद बिस्किट उसके हल्क में फंस गया था। सॉरी, आई एम सॉरी। अटक अटक कर उसने माजरत की। अरे गज़ब कर रही हैं आप, सॉरी तो मुझे करना चाहिए। आखिर मैंने आपको खाने में डिस्टर्ब किया है। होंठों की तराश में उभरने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को दबाते हुए नरमी से गोया हुए फिर सामने रखे रोल में से आखिरी बिस्किट उठाकर चाय में डुबोने लगे। मुशारिफ सुल्तान अपनी मुस्कुराहट छुपाने की खातिर सर झुका गई। वही हुआ जिसका डर उसे डर था। दियारे घर में बैठे रोमेल अरसलान ने अपना प्रपोजल भेजकर उसकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। अरसलान शाह ने बड़ी चाहत के साथ सुल्तान साहब से मुशारिफ का रिश्ता मांगा था। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। वो भाई की ख्वाहिश सुनकर खिल उठे। यूं भी ज़ाती तौर पर उन्हें रोमेल बहुत पसंद था। बेटी के रोशन रोशन मुस्तकबिल को देखते उन्होंने फ़ौरन अरसलान शाह के सामने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी और मुतमिन हो गए थे। मगर उनका इत्मीनान उस वक्त बिखर कर रह गया जब राफिया बेगम उनकी शरीक हयात मुशारिफ के इनकार की खबर उन्हें सुनाई थी। ये क्या बकवास है राफिया बेगम? मुशारिफ का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? रोमेल में क्या कमी है वो जो शादी से इनकार कर रही है? बेहद गज़बनाक होते हुए उन्होंने अपनी शरीक के सफ़र की जानिब देखा जो उनके सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। सुल्तान, मैं क्या कह सकती, मैं तो खुद हैरान हूँ। मुशारिफ ने ज़िंदगी में हमेशा हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश का भरपूर एहतराम किया, मगर इस मामले में उसकी ज़िद मेरी समझ से बाहर है। उसका कहना है वो भी शादी ही नहीं करना चाहती। तो क्या मैं उसे सारी ज़िंदगी बिठाए रखूँगा? वो भड़क कर बोली। वो एक ज़रार क्या हमारे लिए कम था जो ये भी उसके नक्शे कदम पर चल निकली है। मैं आज रात उससे खुद बात करूँगा। बाबा, आप? वो सोने की तैयारी कर रही थी जब हल्की सी दस्तक के बाद बाबा उसके कमरे में दाखिल हुए। मुशारिफ उनको उस वक्त अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। हाँ, मैं? क्या आपको एतराज़ है मेरे यहाँ आने पर? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। उनके संजीदा चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए उसने धीमे लहजे में कहा। तब सुल्तान साहब ने आगे बढ़कर उसे दोनों शानों से थाम लिया, फिर आंखों में झांकते हुए बोले, आपने अपनी मम्मा से क्या कहा है? उनकी इस इस्तफसार में छिपी सर्द महरी ने मुशारिफ के जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। चेहरे का रंग उड़ गया और हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। उससे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी किसी मोड़ पर से यूं बाबा के सामने होना पड़ेगा। मैं उस खामोशी से मुतमिन नहीं हूँ मुशारिफ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ वही सब जो आपने अपनी मम्मा से कहा था। वो शर्म से सर झुका गई। बाबा, मैं वो बमुश्किल इतना ही कह पाई, फिर झिझक कर खामोश हो गई। आप शादी नहीं करना चाहती, फ़कत ये कहना चाह रही हैं, है ना? बाबा, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। एकदम ही जाने उसे क्या हुआ कि वो आगे बढ़कर उनके सीने से सर टिकाकर रो पड़ी। उसके इस तरह फूट फूट कर रोने पर वो ना चाहते हुए भी नम पड़ गए। फिर मुशारिफ के सर को सहलाते हुए खुद उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। क्यों कर रही हैं ऐसा बाबा की जान? सुल्तान साहब ने उसे खुद से अलग करते हुए नरमी से पूछा। मुशारिफ ने अपने लब दांतों तले कुचलते हुए सर झुका लिया और जब बोली तो बेबसी का रंग उसके लहजे से छलक रहा था। बाबा, मुझे लगता है मैं आप पर, मम्मा पर और शेब लाला पर बोझ बन चुकी हूँ जिसे आप जल्द से जल्द अपने कंधों से उतारकर फेंक देना चाहते हैं। ब्लैकमेलिंग के इस अंदाज पर उसे देख कर रह गए थे। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती अपने इस फैसले को मेरे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की तो यकीन मानिए बाबा, आपकी मुशारफ बिखर कर रह जाएगी। वो मर जाएगी बाबा, मर जाएगी। डूबते लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके वो एक बार फिर उनके सीने से जा लगी थी और उस बार ऐसा तड़प के रोई कि मजबूरन सुल्तान शाह को हथियार फेंकने पड़े और वो उसके कमरे से शिकस्त खुर्दा से लौट आए। उसके बाद मनाल से लेकर दादी जान, शुएब लाला और इसरा तक ने उसे समझा कर देख लिया। जब
मगर जब वो अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे ना हटी तो मजबूरन सुल्तान साहब को अरसलान शाह को जवाब देना पड़ा। भाई के सामने बेटी के इनकार को दोहराते हुए उनका सर झुक गया। अरसलान शाह मिजाजन सुलह जो वाक़ हुए थे, इसलिए उस वक्त भी बजाय इस मामले को अना का मसला बनाने के लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। मगर उनका ये इनकार सुनकर रोमेल शाह खामोश नहीं रह सका। बाबा, मुशर्रफ सुल्तान ने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। उससे शादी से इनकार करके जो तमाचा मेरे मुंह पर मारा, उसकी जलन मैं ज़िंदगी भर महसूस करता रहूँगा। आप उसे बता दीजिएगा रोमेल अरसलान वापस आ रहा है। ये कहकर रोमेल सिलसिला मुनक़ता कर गया था, जबकि अरसलान शाह सन्नाटे में आकर रिसीवर हाथों में लिए वहीं बैठे रह गए। कसर सुल्तान की फ़िज़ा में इन दिनों अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। घर के तमाम अफराद ही इस मसले को लेकर बेहद डिस्टर्ब हो रहे थे। सिर्फ एक ज़रार अरसलान ही थे जो कसरत सुल्तान में रोनुमा होने वाली इन तमाम वाक़यात मामला से अक्सर बेखबर थे। उनको तो अब भी पता न चलता अगर वो वीकेंड वाले रोज़ क्लब में शुएब सुल्तान की खामोशी मुसलसल गायब दमागी को महसूस करते हुए चौंक न गए होते। क्या बात है यार शुएब, तुम कुछ डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हो, सिगरेट सुलगाते हुए ज़रार ने इस्तफसार किया। तब लम्हे भर के तज़ब्ज़ुब के बाद शुएब उनसे अपना मसला शेयर करने लगे। रोमेल के प्रपोजल के बारे में सुनकर वो हैरान रह गए। एक ही घर में रहने के बावजूद वो इन तमाम मामलों से किस कदर लायन थे। रोमेल उनका भाई था और किसी ने उसे बताने की ज़हमत भी गवारा ना की थी। मुशर्रफ के इनकार की वजह क्या है? सारा किस्सा तहम्मुल से सुनने के बाद आखिर में उन्होंने इस्तफसार किया था। तब शुएब झुंझला कर रह गया। यार वजह ही तो नहीं बताती, बस एक ज़िद लेकर बैठी है, उसे शादी नहीं करनी। प्यार से समझा कर देख लिया, सख्ती से समझा कर देख लिया, पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बजाय हमारी बात मानने के उल्टा रोने बैठ जाती है। अफसरदा लहजे में वो ये सब कहता चला गया तो ज़रार अपने होंठ काटने लगे। फिर उंगलियों के बीच दबे सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोले, टेक इट इजी यार, तुम्हें हौसला नहीं आना चाहिए। हो सकता है मुशर्रफ को वक्त के साथ अपना फैसला बदलना पड़े। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना तो वो भी तुम्हारी ही कज़न है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद तुम सुधरे हो जो वो सुधरेगी। शुएब ने खासे तीखे अंदाज में कहा। उसकी बात पर ज़रार के चेहरे पे एक साया सा लहरा गया और तल्ख अंदाज में मुस्कुराते हुए आंखों में उमड़ डालने वाली नमी को छुपाने की खातिर दूसरे ही लम्हे सर झुका गए थे। यार ज़रार, वैसे एक बात है। शुएब, जो उनकी आंखों में चमकती नमी ना देख पाया, अपने किसी ख्याल के तहत बोला, मैंने नोट किया है मुशर्रफ तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। तुम उसे समझा कर देख लो, क्या पता वो मान जाए। आखिर तुम उसके सर भी तो हो। शेब ने लफ्ज़ सर को कुछ खींचते हुए कहा। अदा किया तो ज़रार और अरसलान नम आंखों के साथ मुस्कुरा कर रह गए। कई दिन मुसलसल टेंशन में गुजारने के बाद मुशर्रफ आज खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, वरना तो रोमेल और अरसलान के इस प्रपोजल की वजह से उसकी नींदें उड़ी हुई थी। मगर आज जैसे ही मामा ने ये गुड न्यूज़ यहाँ से इसका एक पेज मिसिंग है जो कि मुझे कोशिश के बावजूद भी कहीं से नहीं मिला। तो बस उसमें यही था कि जो डॉक्टर ज़रार हैं वो डॉक्टर मुशर्रफ के पास जाते हैं कि वो उनके भाई के रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रही है। तो उसी की थोड़ी सी कन्वर्सेशन है, तो आगे चलिए पढ़ते हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा है डॉक्टर मुशर्रफ, मुझे उसका जवाब दें। आपके इनकार की वजह क्या है ज़रार सर? ज़रार की बात का जवाब देने के बजाय वो उल्टा उनसे सवाल कर गई थी। उस छोटी सी लड़की की इस दर्जा जुर्रत पर वो हैरान खड़े उसे देख के रह गए। आपने बताया नहीं आपके इनकार की वजह क्या है, और आप भी शादी क्यों नहीं करना चाहते? मुशर्रफ के लफ्ज़ आप भी को खींच कर अदा किया तो उसके अंदाज पर वो गुस्सा जब्त करके बोले, मैं खुद को मुशर्रफ सुल्तान के किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं समझता। लहजा बर्फ की तरह सर था। आप भले ना बताएं सर, मैं आपके बगैर बताए भी जानती हूँ आपके इनकार की वजह यही है ना मिस्टर ज़रार शाह, कि आप अब तक हीरा शाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए शादी नहीं करना चाहते। मुशर्रफ ज़रार अरसलान का हाथ बहुत अचानक उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। बाकी के अल्फाज मुशर्रफ के मुंह में ही रह गए। गाल पे हाथ रखे वो साकत खड़ी रह गई। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे कमरे से। उसे थप्पड़ मारने के बाद ज़रार ने बाएं हाथ में थामा सेलफोन दीवार पर दे मारा। मुशर्रफ फीकी हंसी हंस दी। शायद सब लोग आपकी तरह ही रिएक्ट करते होंगे जब उनकी दुखती रग पे हाथ रखा जाता होगा। ज़रार के सुर्ख पड़ते चेहरे को लम्हा भर के लिए अपनी चुपती निगाहों के हिसार में लेते हुए उसने तंज का आखिरी तीर चलाया था और फिर वहाँ रुकी नहीं थी। अल्फाज क्या थे? जहर में बुझे तीर थे जो उनकी रूह में पेवस्त होकर रह गए। मुशर्रफ सुल्तान के आखिरी बार पर ज़रार शाह का दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गया था। भीगती पलकें झपक कर वो बेड की साइड टेबल पर सजे सोने के मुजस्मे को देखते रह गए। मुशर्रफ बीबी, ये कार्ड ज़रार साहब ने आपके लिए दिया है। वो अपने कमरे में बैठी एफएम सुन रही थी। जब कार्ड हाथों में थामे आबदा वहाँ चली आई। मुशर्रफ ने इस्तजाबिया निगाहों से आबदा की तरफ देखते हुए कार्ड उसके हाथ से लिया, फिर आबदा को जाने का कहकर वो कार्ड
कार्ड खोलकर देखने लगी। कार्ड पर लिखी इबारत पढ़कर उससे बेख्तियार अपनी खुशफहमी को मलामत की। वो समझी थी कि शायद ज़रार ने उस दिन के रवैये पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसकी तरफ सॉरी का कार्ड भेजा है, जबकि ये कार्ड तो डॉक्टर अरीब और डॉक्टर रिजा की शादी का दावतनामा था। मैं कौन सी शादी पर जाऊंगी जो मौसूफ ज़रार साहब ने उसे मेरी तरफ भिजवाने की जहमत की है। बेजारी से कार्ड को एक तरफ डालते उससे दिल में सोचा, फिर अपने गिर्द लिपटी शाल को दुरुस्त करते हुए उसने खुद को जैसे सर्दी की शिद्दत से बचाने की कोशिश की थी और फिर दोबारा अभी तवज्जो कानों में लगी लगी हैंड्स फ्री से उभरती प्रेजेंटर की दिलकश आवाज़ की जारी मबजूल करी जो परवीन शाकर का शेर गुनगुना रहा था। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। चांद पूरी आबोताब के साथ आसमां पर चमक रहा था। कमरे के ग्लास विंडो से झांकती चांदनी की मीठी मीठी रोशनी भी उनकी तबीयत पर छाई उदासी को दूर नहीं कर पाई थी। कंबल छानों तक ताने तकिया पहलू में लिए वो करवट के बल लेटे नींद को मनाने की कोशिश कर रहे थे जो कई रातों से ज़ार अरसलान की आंखों से रूठी हुई थी। चांद पर से निगाह हटाकर वो सामने वाली दीवार पर लगे वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगे जहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। रजोगों से सूजी आंखें वॉल क्लॉक से हटकर अब बेड के बाएं तरफ साइड टेबल पर सजे सोने के मुजस्मे पर आकर टिक गई। लब भींचकर वो मुशारिफ के बारे में सोचने लगे। उस रात उस पर हाथ उठाने के बाद ज़रार उसे सख्त शर्मिंदा थे और वो माजत करना भी चाहते थे, मगर मुशारिफ ने तो जैसे उनके सामने ना आने की कसम खा रखी थी। उन दिनों उसने दारुशफा भी जाना छोड़ रखा था। वो शाम को अस्पताल से लौटते मुशारिफ अपने रूम में बंद हो जाती। सुबह को जब ज़रार दोबारा भी हॉस्पिटल जाने लगते वो नाश्ते की टेबल पर मौजूद ना होती। ज़रार अरसलान जिद होकर रह जाते। कल शाम डॉक्टर अरीब और डॉक्टर रिजा का वेडिंग कार्ड लेकर वो उसके कमरे तक गए, मगर फिर एक अजीब सी झिझक ने पलटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वो कार्ड मुलाजमा के हाथों मुशारिफ के कमरे में पहुंचा दिया और खुद मुस्तरिब से होकर वापस अपने कमरे में आ गए थे। उस वक्त भी बेनाम से इज़्तिराब ने उन्हें घेर रखा था। सोचों के जाल में जकड़े वो जाने कितनी ही देर से नींद को मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो थी कि उनकी आंखों से कोसों दूर खड़ी थी। रत जगह तुम्हारा मुकद्दर है ज़रा अरसलान। यूं रूठी नींद को मनाने की कोशिश में खुद को मजीद मुस्तरिब ना करो। ज़ेरे लब खुद को बावर कराते हुए उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया था। फिर जाने दिल में क्या आसमाई के सोफे पर रखी शाल उठाई, कंधों पे डाल के बाहर आ गए। बाहर सन्नाटा फैला हुआ था। बेआवाज़ कदमों से चलते हुए बाहर लॉन में निकल आए और लॉन में आते ही ज़रार के कदम जमकर रह गए। ब्लैक शाल ओढ़े वो लॉन की सीढ़ियों में बैठी रो रही थी। वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियाँ लॉन की खामोश फिजा में उभरती और मध्यम हो जाती। मुशारिफ की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो बेचैन से होकर आगे बढ़े और फिर आहिस्तगी से उसके करीब आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। वो उनकी मौजूदगी से बेखबर सर झुकाए बैठी आंसू बहाए जा रही थी। दफतन हवा के सर झोंके ने जहां मुशारिफ के बालों की चंद लटों को चेहरे के आगे कर दिया था, वहीं ज़रार के वजूद से पूर्ति होगो बॉस परफ्यूम के दिलफरेब महक ने उसे साकत कर दिया। सांस रोककर उससे सर उठाया था। स्याह रंग की जीन्स पैंट और लेमन कलर की शर्ट में ग्रे शाल कंधों पर डाले उससे कुछ फासले पर बैठे वो उदास निगाहों से उसको देख रहे थे। ज़रार को उस वक्त वहाँ पाकर लम्हा भर के लिए मुशारिफ की आंखों में इस्तेजाब जागा था, मगर दूसरे ही पल वो होंठ काटते सर झुका गई थी। तब उफ़क़ी आगोश में जगमगाते चांद की भरपूर रोशनी में भीगी पलकों वाली इस लड़की को देखकर ज़ाहिर का दिल चाहा हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के सारे आंसू समेट लें जो खुद उनकी वजह से ही उसकी आंखों में आए थे, मगर उस वक्त अपनी इस ख्वाहिश को दबाकर उन्होंने अपना हाथ मुशारिफ के सर पर रख दिया था। ज़रार अरसलान के हाथ का भारी लम्स उसे अपने सर पर महसूस करते उसकी आंसों में कुछ और भी तेज़ी आ गई थी। तब अपना हाथ उसके सर से हटाते हुए वो नहायत नादम लहजे में गोया हुए थे, मुशारिफ उस रात आपके साथ जो मिसबिहेव किया उसके लिए अगर उस वक्त माजरत करूं तो मैं ये माजरत कबूल नहीं करूंगी। एक लम्हे की ताखीर के बगैर उससे कहा तो मुशारिफ के लहजे की बेरुखी महसूस करके खफ़त से मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते वो मुस्कुराते उस शख्स की जानिब देखा, फिर कदरे नरूठेपन से बोली थी, मुझे बासी माजरत नहीं चाहिए। थप्पड़ 4 रोज़ पहले मारा था और सॉरी अब कर रहे हैं। ज़रार पहले तो समझ ही ना पाई कि वो क्या कह रही है, मगर यूं ही उसकी समझ में आया वो खुलकर हंस दिए। उन्हें हंसता देखकर मुशारिफ के चेहरे पर रोशनी बिखर गई थी। बहरहाल कुछ भी था, मुशारिफ को सामने बैठे शख्स की हंसी बहुत अजीज थी। चंद सानिया हंसते रहने के बाद वो मुस्कुराते लहजे में गोया हुए, मुशारिफ सुल्तान तुम एक बहुत मुश्किल लड़की हो। थैंक यू सर। उस तबसरे पर उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और जब बोली तो लहजा शौक था। वैसे एक बात है सर, आप भी कुछ कम मुश्किल नहीं। उस दिन मेरे मासूम गाल पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि मुझ मस्कीन के 14 तबक रोशन हो गए थे। मुशारिफ के मासूम गाल कहने पर वो खासे महफूज हुए और फिर संजीदा लहजे में कहा, दरअसल उस रात गुस्से की शिद्दत ने मुझे पागल बना दिया था। बहरहाल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, वो एकदम से उनकी बात काट गई। इस तरह तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने आपको हर्ट किया था। वो धीरे से अपने दिल की बात कह गई। तब ज़रार उसकी बात पर सर झुका कर रह गया। मुशारिफ ने एक बेचैन निगाह उनके झुके हुए सर पर डाली, फिर जाने की उसके मन में क्या समाई अपना हाथ उनके सामने कर दिया। फ्रेंड्स ज़रार चंद लम्हों के लिए हैरत भरी नज़रों से उसके सामने फैली गुलाबी हथेली को देखते रहे, फिर अगले ही पल मुस्कुराते उसका नाजुक हाथ थाम लिया। थैंक यू। ज़रार अरसलान के मजबूत हाथ का
लम्स महसूस करते वो दिलकशी से मुस्कुरा दिए और तब भीगी निखरी चांदनी में मुशारिफ सुल्तान के मुस्कुराते चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेकर वो भी मुस्कुरा दिए थे। मुकम्मल तैयार होने के बाद वो कदम आईने के सामने जा खड़ी। उसमें कोई शक नहीं था कि उसका रूप आज गजब ढा रहा था। बेख्तियार एक फातिहाना मुस्कुराहट ने मुशारिफ के लबों को छू लिया। ठीक उसी वक्त उसके सेल पर मैसेज चून बजी थी। दाएं कान में पड़े झुमके को दुरुस्त करती वो झटके से सोफे पर रखे सेल की तरफ पलटी तो उसके लंबे स्टेप कट बाल बिखर के रह गए। उजलत में सेल उठाया और मैसेज पढ़ने लगी। ज़रार और इस्लान का मैसेज था। वो नीचे गाड़ी के पास खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन दोनों को आज डॉक्टर रिजा और डॉक्टर रीप की शादी में जाना था। एक मरतबा फिर खुद को आईने में भरपूर नज़रों से देखने के बाद वो साड़ी का पल्लू संभालती ऊंची हील की सैंडल से के साथ एहतियात से चलती नीचे आ गई। ब्लैक डिनर सूट में सलीके से बाल एक तरफ जमाए वो अपनी ब्लैक प्राडो के करीब खड़े किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। जो ही लेडीज़ परफ्यूम की दिल फ्रे महक सांसों से टकराई वो चौंक कर पलटे और जैसे ही उस पर नज़र पड़ी पलक झपकना भूल गए। ब्लैक कलर की साड़ी, सिल्क की साड़ी जिसके बाजू पर वाइट एंड पर्पल मोतियों का बेहद नफीस सा काम किया गया था। स्टेप कट कमर से नीचे आते बालों के साथ आंखों में हीरो की सी चमक वाले ब्लू लेंस लगाए नफासत के साथ किए गए मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी में मुशारिफ सुल्तान अरसलान के होश उड़ा रही थी। सेल फोन कान से लगाए वो बिना पलक झपके साकत खड़े उसे देख रहे थे और तब वो उनकी साकत निगाहों के साथ में बड़े फातिहाना अंदाज में मुस्कुराए थे और उसकी मुस्कुराहट की दिलकशी ने बुत बने खड़े ज़रार को जैसे किसी ख्वाब में जगा डाला था। लेट्स गो। हवासों में लौटने के फ़ौरन बाद ज़रार ने सेलफोन कान से हटाते हुए उससे कहा था और फिर आगे बढ़कर उसके लिए फ्रंट डोर खोला। वो सहज सहज कर कदम उठाती बड़ी नज़ाकत के साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। मुशारिफ के बैठने के बाद उन्होंने फ्रंट डोर बंद किया और ख़ुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। यूँ कुछ ही देर बाद रात के इस पहर में उनकी ब्लैक प्राडो के तारकोल सड़क पर भाग निकली थी। मर्दाना क्लोन और लेडीज़ परफ्यूम की मिली जुली महक ने गाड़ी की अंदरूनी फिजा को अपने हिसार में ले रखा था। प्राडो के अंदर छाई मानी खेस खामोशी को तोड़ने की खातिर ज़रार ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया था और उसके साथ ही जैसे नुसरत फतेह अली खान गुनगुना उठे। खुद को जाने क्या समझते मुशारिफ ने उनकी बेनियाजी पर झुंझलाकर सोचा था। ठीक उसी वक्त हवा की शरारत से उड़ते बालों को हाथ से पीछे झटकते हुए उसने उसकी कलाई में पड़ी कांच की सिल्वर चूड़ियां बज उठी। इस जलतरंग पर जरार चौंक से गए। विंड स्क्रीन से निगाह उठाकर उसकी तरफ देखने लगे। नज़रों के तसादुम पर मुशारिफ दिलकशी से मुस्कुरा दी। जवाबन एक हल्का सा तबस्सुम उसकी जानिब उछालकर वो दोबारा ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा हो गए थे। मुशारिफ खामख्वाही खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो जरार ने म्यूजिक सिस्टम भी ऑफ कर दिया। जल कुकड़े हैं पूरे। खुद तो एक लफ्ज़ भी तारीफ नहीं की, दूसरा कर रहा था तो उसकी भी बोलती बंद कर दी। उनके म्यूजिक प्लेयर ऑफ करने पर मुशारिफ ने जल कर सोचा था, साहिब ले लीजिए ना, ताज़ा फूलों के गहने हैं। वो छोटा सा बच्चा हाथों में फूलों के कंगन उठाए जरार शाह से स्टार्ट कर रहा था। मुशारिफ रुख फेर कर बच्चे की तरफ देखने लगी। साहब ले लीजिए ना। उस बच्चे ने फिर स्टार्ट किया, यार कहा ना नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा इनका साहब, बेगम साहिबा को दे दीजिएगा ना, वो खुश हो जाएंगी। सो स्वीट। मुशारिफ को बेख्तियार उस बच्चे पर प्यार आने लगा। कितने के हैं? लंबा सांस खींचते हुए जरार ने आखिर जान छुड़ाने की खातिर कंगन खरीदने का फैसला कर लिया। बच्चा एकदम ही खिल उठा और खुशी खुशी कंगनों की कीमत बताने लगा। जरार शाह ने मतलूबा रकम उसे थमाई और कंगन उसके हाथ से ले लिए। मुशारिफ की आंखें खुशी से चमक उठी। ये लो। जरार ने कंगन उसकी तरफ बढ़ाए थे तब मुशारिफ ने कंगन उनके हाथ से लेने की बजाय अपनी सुनहरी कलाई उनके आगे कर दी थी। उसकी सरकत पर लम्हा भर ठटकने के बाद जरार ने मुशारिफ का नाजुक हाथ थामकर दोनों कंगन धीरे से उसकी कलाई में पहना दिए। थैंक्स। शुक्रिया अदा करते मुशारिफ सुल्तान की पलकें लरस गई थीं। यू आर वेलकम। धीमे लहजे में कहने के बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। होटल पहुंचे पर डॉक्टर अरीब ने बेख्तियार उन दोनों के कपल को सराहा था। थैंक यू यार। जरार ने सादा से लहजे में कहा, मैं शुक्रिया अदा किया। मेरे साथ रहेंगे तो ऐसी ही तारीफें सुनने को मिलेंगी। डॉक्टर अरीब के किसी और की तरफ मतवज्जा होने के बाद मुशारिफ ने उनके करीब होकर सरगोशी की तो वो उसकी इस दर्जा खुद एतमादी पर अपनी बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट छुपाने की खातिर सर झुका गए। वो दारुशफा से के आईसीयू से निकल रही थी जब सामने से आते शख्स पर नजर पड़ते ही बुत बन गई। ब्लू कलर की जीन्स पैंट और रेड शर्ट में मरबूज ताज़ा सुर्ख गुलाबों का बुके हाथों में थामे वो सीधा उसकी जानिब आ रहा था। तुम क्या समझी थी तुम्हारे इनकार के बाद मैं तुम्हें भूलकर वहां बैठ जाऊंगा? नहीं मुशारिफ, तुम बोलने वाली चीज़ हरगिज़ नहीं। वो मालियाना अंदाज में उसका चेहरा तकते हुए मुस्कुराया था और मुशारिफ सुल्तान पथराई आंखों से उसे यूं देख रही थी जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। रोमेल, तुम कब आए? वो थूक निकलते हुए बमुश्किल इतना कह पाई थी जबकि वो हंस पड़ा था। सुबह ही पहुंचा हूँ। जब कसर सुल्तान में कदम रखा था तो मिनाल और इसरा भी मुझे देखकर तुम्हारी तरह स्टेच्यू बन गई थी। लेकिन रोमेल यूं अचानक, तुमने बताया होता कि तुम आ रहे हो
अपनी हैरत छुपाकर संभलते हुए उसने कहा तो वो गहरी नजरों से उसका चेहरा तकने लगा। मैं जिद्दी लड़की को सरप्राइज करना चाहता था। कहो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नाइस। उसके इस्तफसार पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारे इनकार ने इस कदर बेचैन किया मुशर्रफ सुल्तान कि मैं अपनी हाई स्टडीज़ की ख्वाहिश का लात मारकर लंदन की फिजा को खैर बात कह आया। मगर लगता है जैसे तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। अपनी अचानक आमद की वजह बताने के बाद रोमेल ने आखिर चुपते लहजे में कहा था। वो शर्मिंदा हो गई। अरे रोमेल, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी आन पर मुझे खुशी नहीं होगी? ओ यार, ये हुई ना दिल खुश कर देने वाली बात, वरना तो तुम्हारा ये जद जद सा चेहरा देखकर मेरा दिल जख्म जख्म हुआ जा रहा था। खिले खिले लहजे में कहता वो अचानक रुक सा गया। फिर जैसे कुछ याद आने पर सर पर हाथ मारते हुए सो गुलाबों का बुके उसकी जानिब बढ़ाया। उसने हाथ बढ़ाकर रोमेल से वो गुलाबों का गुलदस्ता ले लिया। दैट्स बेटर। अब चलो तुम्हें एक बढ़िया सा लंच कराता हूँ। फूल मुशर्रफ के हाथ में थमाने के बाद वो रोमेल से उसे लंच की ऑफर दी तो मुतज़ब्ज़ब सी हो गई। मगर रोमेल, ये मेरी ड्यूटी आवर्स है और पहले से दारुशफा के 2 डॉक्टर लीव्स पर हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? उसके इनकार पर रोमेल के चेहरे का रंग तेजी से बदला था और फिर दूसरे लम्हे वो उसका हाथ थाम कर घसीटता हुआ बाहर ले आया। रोमेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरा इस वक्त ड्यूटी पे होना बेहद ज़रूरी है। वो चिल्ला कर रह गई। इस वक्त तुम्हारा मेरे साथ रहना बेहद ज़रूरी है। वो उसके इनकार को खातिर में ना लाते हुए बोला। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसको फ्रंट सीट पर धकेल दिया। मुशारिफ हाथ मसल कर रह गई और यूं चंद लम्हों बाद वो दारिशफा की हदों से निकलकर रोमेल की गाड़ी से तारकोल की सड़क पर फुल स्पीड से भागने लगी। अब कहो जिद्दी लड़की, तुमने क्या फैसला किया है? गाड़ी के अंदर छाई खामोशी को रोमेल की भारी आवाज़ ने तोड़ा। उसके सवाल पर वो तंजी अंदाज में मुस्कुराई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी वो किस फैसले के बारे में इस्तफसार कर रहा था, मगर कसरन खामोश रही। मैंने कुछ पूछा है तुमसे मुशारिफ? तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया है? उसे खामोश देखकर उसने दोबारा इस्तफसार किया तो तब कर बोली। फैसला तो हो चुका है रोमेल, शायद तुम जानते नहीं हो। मेरे बड़े पापा को इनकार कर चुके हैं। मुशारिफ के अल्फाज ने रोमेल के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़े थे कि वो एकदम भड़क उठा। आओ मुशारिफ सुल्तान, सेली गर्ल, बेहतर था तुम अपना फैसला बदल लेती, कुछ और नहीं तो कम से कम मुझे ये यकीन हो जाता कि मैंने तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मगर खैर, अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे चाहती हो या नहीं। तुम्हारा फैसला मैं सुन चुका हूँ और अपना फैसला मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इतना कहकर रोमेल ने एक साथ के लिए मुशारिफ के चेहरे की तरफ देखा जो जर्द हो रहा था। फिर उसी तरह उसके चेहरे को अपनी निगाहों के हिसार में लिए वो मजीद बोला था। मैं लंदन से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उसूल के लिए, और यहाँ से मैं तुम्हें हासिल करने के बाद ही जाऊँगा। वो रोमेल की ज़िद्दी लहजे पर खामोश ना रह सकी। रोमेल, इस वक्त तुम मुझे किसी एक से नफसियाती केस लग रहे हो। हा हा। वो उसकी बात पर कहकहा मारकर हंस पड़ा। लग रहा हूँ क्या जान? मैं तो नफसियाती केस हूँ और अभी तुमने मेरी नफसियात के करिश्मे देखे ही कहा है। उसके उसके अंदाज में कुछ तो ऐसा था कि मुशारिफ लरज उठी। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देखा। फिर हरासा अंदाज में रोमेल अरसलान की जानिब देखने लगी जो कार ड्राइव करते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट पर मुशारिफ का दिल किसी खजा रसीदा पत्ते की तरह लरस उठा। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कम से कम मुझे किडनैप करने से पहले एक लम्हे के लिए यही सोच लिया होता कि मैं तुम्हारे ही ख़ानदान की इज्जत हूँ। वो शौक की कैफियत में बोलती चली गई थी, मगर जब रुकी तो रोमेल ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था। इस थप्पड़ को याद रखना और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, क्योंकि जब तक तो मेरी मोहब्बत थी तब तक तो ठीक था, मगर अब अपनी औकात में रहा करो, क्योंकि अब तुम फ़कत रोमेल अरसलान की ज़िद हो जिसे हासिल करने का अहद वो खुद से कर चुका है। और हाँ, ज़्यादा खुशफहम ना होना मुशर्रफ सुल्तान, एक बार तुम्हारा ये गरूर तोड़ दूँ फिर मैं ये तक भूल जाऊंगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में कहाँ पर हो। नहायत ही ठंडे लहजे में कहते हुए उसे अपनी औकात बता गया था और मुशारिफ अपने गाल पर हाथ रखे साकत नज़रों से अपने बैठे शख्स का चेहरा तक रही थी जो इस रोमेल और इस्लान से कतन मुख्तलिफ था जिसे आज से वो कबल जानती थी। रोमेल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। 10 मिनट बाद उसके साकत वजूद में हरकत पैदा हुई। वो अपने दोनों हाथों को चेहरे में छुपाकर रो पड़ी। हिचकियों से रोते हुए उस शख्स की मिन्नतें करने लगी जो उसके बेबस रूप से हाथ उठाए हुए मुसलसल कहके लगाई जा रहा था। बेतहाशा हंसने की वजह से रोमेल की आंखों में आंसू भर आए थे, जिन्हें डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकाल कर वो पहुंचने लगा। फिर बोला तो उसका लहजा तंज की गर्मी लिए हुए था। क्यों सता रही हो यार? तुम्हारा ये मिन्नत भरा रूप मुझे हर्ट कर रहा है। तुम तो बस जिद करती है, कर दिखाती है, अच्छी लगती हो। प्लीज़ ये नाजुक से हाथ जोड़कर अपने रोमेल को शर्मिंदा मत करो। रोमेल, तुम पछताओगे और बहुत पछताओगे। रोमेल की इस दर्जा कमीनगी पर वो भड़क कर बोली थी। होंठों में दबे सिगरेट को आग का शोला दिखाते हुए वो उसकी बात पर जोर से हंसा था। तो मैं चाहकर पछता रहा हूँ, इस जख्म का कोई मरहम नहीं है। मुशारिफ साहिबा, आपको चाहकर जितना पछता चुका हूँ वही उम्र भर के लिए काफ़ी है। सिगरेट का कश लेते हुए मुशारिफ के आंसू और भी तेज़ी से बहने लगे, मगर ये अश्क उस वक्त खुश हो गए जब रोमेल की गाड़ी एक बड़े से बंगले के गेट के अंदर दाखिल होने के बाद रुक गई। चलो स्वीटी, अब शर्माओ नहीं, बाहर निकलो। वो अपनी सीट छोड़कर उसकी तरफ आया, फिर फ्रंट डोर खोलकर उसे बाहर खींचा। इस तरह की सीट वो एक हाल नुमा कमरे में ले आया जहाँ पर रोमेल के 4 दोस्तों के साथ साथ काजी साहब भी मौजूद
मौजूद थे। अंदर आने के बाद रोमेल ने मुशारिफ को सोफे पर धक्का दिया और पलटकर काजी से मुखातिब हुआ। बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। रोमेल के मुँह से अल्फाज के अदा हुए। मुशारिफ को अपने पाँव तले ज़मीन खिसकती महसूस हुई। वो सुन होते दिमाग के साथ टुक्कर टुक्कर रोमेल शाह का चेहरा देख रही थी, जहाँ फातिहाना मुस्कुराहट का रक्स जारी था। गोल्डन एंड मैरून कलर के कॉम्बिनेशन वाले राजस्थानी शरारा सूट पर ढेर सारी भारी ज्वेलरी और फुल मेकअप के साथ दुल्हन बनी वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मनाल और रिश्ता तैयार करने के बाद अभी कुछ देर कबल ही उसे अकेला छोड़कर गई थी। आज रुमाल के साथ उसका दोबारा निकाह होने जा रहा था। मुशारिफ की रूह बैन कर रही थी, उसके दिल में नोहे चल रहे थे, मगर कसर सुल्तान के लॉन में ढोलक बज रही थी। तेज तेज तालियां पीटते हुए उसकी सारी कजन्स शोक गीत गा रही थी। सख्ते लबों के संग दोनों हथेलियां फैलाकर उससे छत की तरफ देखा। वो बेआवाज़ अंदाज में दुआ मांगने लगी। दुआ मांगते हुए उसने रोमेल शाह को बद्दुआ नहीं दी थी, मगर अपने लिए रोशनी का इस्तारा ज़रूर मांग लिया। उस पाक ज़ात से जहान भर के सुल्तान से मदद ज़रूर मांग ली थी। उस दिन ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाने के बाद रोमेल उसे वापस कसर सुल्तान ले आया था। वो अपने ख्याल में मुशारिफ को कसर सुल्तान वापस दिया था, मगर ये रोमेल की भूल थी। उस दिन उसके साथ मुशारिफ की लाश आई थी और फिर उसके बाद सब कुछ रोमेल और अरसलान की मर्ज़ी के मुताबिक तय पाया था। अरसलान साहब ने उसके बेहद इसरार करने पर सुल्तान शाह से दोबारा मुशारिफ का रिश्ता मांगा था और एक बार फिर राफिया बेगम सुल्तान साहब के कहने पर मुशारिफ से उसकी मर्ज़ी पूछने आई तो मुशारिफ ने इस बार फमा बरदारी से अपना सर झुका दिया, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुशारिफ के हाँ की देर थी। कसर सुल्तान के दौर दीवार जैसे खेल उठे। रोमेल एक माह के अंदर शादी करके वापस लंदन जाना चाहता था। इस वजह से सब कुछ बहुत जल्द तय पाया था। इजलत भरे अंदाज में शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई थी और आज वो दिन आ गया था। मगर आज जाने क्यों उसे वो शख्स बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था, जिसकी मुस्कुराहट मुशारिफ को बेहद अजीज थी, जो भीगी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश नजर आता था। उस रात डॉक्टर अरीब की शादी अटेंड करने के बाद रात 4 बजे की फ्लाइट से इजरार को एक सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मुशारिफ पर गुजरने वाली इस क़यामत से वो बेखबर थे। मगर माइयों वाली रात मनाल ने बताया था कि पूरे 1 माह के बाद वो शख्स कसर सुल्तान लौट आया है। ये खबर सुनकर वो मिनाल का चेहरा तकने लगी। मुशारिफ हमेशा हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही थी। ये इतला सुनने के बाद ज़रार के तासुरात क्या थे वो ये जानना चाहती थी, मगर उस शख्स के दिल की बात जानना इतना आसान कहा था। ये ही सोचते हुए उसकी आंखें भीग कर रह गईं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ लिसन टू हियर। तमाम रसूमात और फोटो सेशन से फारिग होने के बाद जब दुल्हन के सजे सजाए वजूद को लाकर रोमेल के पहलू में बिठाया गया, तब भारी आवाज़ में की गई दूल्हा की अनाउंसमेंट ने उस वक्त वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो मुशारिफ के पहलू से उठकर खड़ा हो गया। रोमेल के चेहरे पे खेलती मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि सब लोग चौंक कर रह गए। इससे पहले कि आप सब अपने अपने कमरों में चले जाएं, मैं इस रात को यादगार बनाने की खातिर अपनी नई नवेली दुल्हन को आप सब की मौजूदगी में रोनमाई का गिफ्ट पेश करना चाहूँगा। उसकी बात सुनकर जहाँ सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, वही मुशारिफ ने भी शुक्र का सांस लिया। फिर झुकी पलके ज़रा सी ऊपर को उठाई और रोमेल की जानिब देखने लगी, जो आगे बढ़कर सामने टेबल पर रखा वो पैकेट उठा रहा था, जो अभी कुछ देर कबल ही उसने अपने बेडरूम से मंगवाया था। इस गिफ्ट को अपनी क्यूट सी दुल्हन की खिदमत में पेश करने से पहले मैं आप सबके सामने खोलना चाहूँगा। ये कहकर रोमेल ने हाथ में मौजूद पैकेट में लिपटा गिफ्ट पेपर फाड़ डाला था। उसके साथ ही काउच पर दुल्हन बनी बैठी मुशारफ सुल्तान की आंखें भी फट गई। वो साकत नज़रों से रोमेल के हाथ में मौजूद अपनी गोल्डन कवर वाली डायरी को देख रही थी, जिसमें उसने अपने दिल की वो तमाम बातें लिख डाली थी जो आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की। उसने तो इस हकीकत को खुद से भी छुपा कर रखा था, और आज क्या हो गया? रोमेल की आंखों से निकलते शोलों की तपश ने मुशारिफ का चेहरा जर्द कर दिया। आगे क्या होने वाला था वो उसके लिए खुद को तैयार करने लगी। अरे हमारी मिसेस के चेहरे का रंग तो रोनमाई का गिफ्ट देखते ही उठ गया। कहीं आप इस डायरी को पहचान तो नहीं गई? उसके चेहरे का रंग उठता देखकर वो बड़े ही इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। फिर सबके सवालिया चेहरों पर एक सरसरी निगाह डालकर बोला, ख़वातीनो हज़रात, आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि ये डायरी जो इस वक्त मैं मुशारिफ को गिफ्ट कर रहा हूँ ये इन्हीं की है। रोमेल ने डायरी मुशारिफ के गोद में फेंकी। रोमेल, ये क्या बदतमीज़ी है? उसकी इस हरकत पर अरसलान शाह खामोश ना रह सके। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने उलझे हुए अंदाज में इस्तफसार किया तो वो सर्द लहजे में ये कहते हुए इन्हें हैरान कर गया, बाबा मैं अपना हिसाब बराबर कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। उसके इस जुमले ने अरसलान साहब के साथ साथ शुएब और सुल्तान शाह के चेहरे भी सुख कर डाले। जब्त की कोशिश में मुट्ठियाँ बेचते शुएब सुल्तान तिलमिला कर रह गया। तब शुएब सुल्तान की नज़र स्याह जीन्स शर्ट में शॉल कांधों पर डाले सीढ़ियों की रेलिंग थामे खड़े ज़रार पर पड़ी। वो उस वक्त रोमेल के तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ें सुनकर अपने कमरे से उठकर नीचे आए थे और अब ये तमाम सूरत हाल देखकर शशदर खड़े रह गए थे। अरे अच्छा मिस्टर ज़रार अरसलान, आप आ गए। मैं भी बस आपको बुलाने ही वाला था। ज़रार को सीढ़ियों पर खड़ा देखकर रोमेल बड़े ड्रामाई अंदाज में गोया हुआ था। उसकी बात पर सबकी तरह मुशारिफ की नज़रें भी ज़रार की तरफ उठी, जो रोमेल की बात सुनकर चौंक गए। क्या ख्याल है मिसेस, सबको बता दूँ?
ज़रार शाह की तरफ से तवज्जो हटाकर वो मुशारिफ की सिमत पलटा, जिसकी हालत काटो तो लहू नहीं जैसी थी। वो घटिया शख्स आगे क्या कहने वाला था वो अच्छी तरह से जानती थी। मेहंदी से सजे अपनी मखरूती उंगलियों वाले हाथ मसलते हुए वो इस पल शिद्दत से अपनी मौत की दुआएं मांगने लगी, मगर ना मौत को उस पर तरस आया, ना ही उस शख्स को। वो उसकी हवाइयाँ उड़ता चेहरे को देखकर अपने दिल में अजीब सी तस्कीन महसूस कर रहा था, मगर जब वो बोला तो लहजा काट लिए हुआ था। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, भला तुम कैसे कहोगी मैं ये सब कुछ इन लोगों को बता दूँ? तुम्हें तो शर्म आएगी ना, आखिर तुम दुल्हन हो। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ, ओके। ये कहकर वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर दूसरे ही लम्हे उसने वो धमाका कर दिया जिससे मुशारिफ सुल्तान के साथ ज़रार अरसलान की ज़ात के भी परखच्चे उड़ा दिए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये डायरी जो उस वक्त हमारी मिसेस की गोद में रखी है, इसमें उन्होंने उदास आंखों वाले जिस शख्स की मोहब्बत के राग अलापे हैं वो शख्स मैं यानी रोमेल अरसलान हरगिज़ नहीं। रोमेल घटिया इंसान, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुशारिफ जैसी मासूम लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालो? ज़रा भिपरे अंदाज में सीढ़ियों से उतरकर उस तक पहुंचे और अपने दोनों हाथों में रोमेल का गिरेबान थाम लिया। काम डाउन बिग ब्रदर, काम डाउन। रोमेल अपना गिरेबान उसके दोनों हाथों से छुड़ाते हुए तंज़ी अंदाज में हंसा, फिर ज़रार शाह के चेहरे को अपनी चुपती निगाहों के हिसाब में लेते हुए बोला, मैं जानता था आप अपने तारुफ के लिए खुद ही आगे बढ़ेंगे, मुझे आपका नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इशारा ही काफ़ी है। वो मकारी से हंसा। आई होप आप सब लोग जान गए होंगे कि मैं थोड़ी देर पहले जिस उदास आंखों वाली शख्स का जिक्र करा था वो कौन है। नॉर्मल अंदाज में अदा किए गए रुमैल के वो अल्फाज किसी एटम बम की तरह ज़रारस्तान की समातों के करीब फटे थे। वो इस इंकिशाफ पर फटी फटी आंखों से रुख मोड़कर मुशारिफ की तरफ देखने लगे। आंसू भरी आंखों के साथ वो भी उनकी तरफ देख रही थी। नजरें मिलने पर मुशारिफ का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे नजर झुकाते देखकर ज़रार की आंखें हैरत से फट गई। वो बेयकीन अंदाज में सर हिलाने लगे। क्या हुआ, शाक्ड हो गई या खुशी की वजह से कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई? मिस्टर ज़रार साहब, तल्खी से रोमेल के लब मुस्कुराए थे। तब साकत खड़े रसलान शाह ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अभी और इसी वक्त कसर सुल्तान से निकल जाओ। और उनका लहजा बेलचक था। वो बगैर चौंके हंस पड़ा, फिर उसी तरह हंसते हुए जहरखंद लहजे में बोला, चला जाऊंगा कसर सुल्तान से तो क्या, मैं ये शहर ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, मगर अपना हिसाब चुकता करने के बाद। ये कहते हुए एक झटके के साथ पलटा मुशारिफ के रूबरू जा खड़ा हुआ। तब और उसी लिबास में किसी गुड़िया की तरह दिखती मुशारिफ सुल्तान का दिल सूखे पत्ते की माने लर्ज उठा। उससे झुकी पलकें उठाकर सहमे हुए अंदाज से सामने खड़े शख्स की जानिब देखा और उस शख्स के बेतासिर चेहरे पर नजर पड़ते ही उसको फिर सांसें रुकती महसूस हुई थी। मुशारिफ सुल्तान, तुमने मुझे रिजेक्ट करके जो थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था, आज उसे उन 3 अल्फाज की सूरत में तुम्हें लौटा रहा हूँ। मैं रोमेल अरसलान बकायमी होशो हवास मुशारिफ सुल्तान को, रोमेल प्लीज़ प्लीज़ ये जुल्म मत करो, मेरी बहन मर जाएगी। बाकी के अल्फाज अभी रोमेल के मुंह में ही थे जब शेर सुल्तान ने आगे बढ़कर उसके होठों पर हाथ रखा। कसर सुल्तान के तमाम अफराद उस वक्त साकत खड़े रोमेल को देख रहे थे, जो शेर शाह की इस हरकत पर लम्हा भर के लिए थम सा गया था, मगर फिर दूसरे ही पल वो नफ़ी में सर हिलाते ज़रा सा पीछे हटा, मुस्कुराया और बड़ी सिफाकी के साथ अल्फाज मुकम्मल कर गया, मुशारिफ सुल्तान, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। रोमेल खबरदार, आगे एक और लफ्ज़ मत कहना, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। अरसलान शाह ने आखिरी हरबे के तौर पर आगे बढ़कर उसे धमकी दी, पर वो ज़रा भी ना घबराया और बड़ी आसानी से जब तीसरी बार भी वो अल्फाज अदा कर दिए जिसने मुशारिफ सुल्तान के निस्वानी वकार के परखच्चे उड़ा डाले थे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मुशारिफ सुल्तान वो बेयकीनी में घिरी खड़ी रह गई थी, मगर वहाँ मौजूद तमाम नफूस को सांप सूंघ गया जब कि अपना हिसाब बेबाक करने के बाद रोमेल अरसलान वहाँ रुका नहीं था। पलटकर ज़रार शाह की साकत नजर निगाहों में झांकते हुए जहरीली अंदाज में मुस्कुराया, कसर सुल्तान की हदों से निकलता चला गया। उसके वहाँ से जाने के चंद सानिए बाद वो बुत बनी खड़ी रही थी और फिर जब दोबारा उसके वजूद ने हरकत की थी, इससे कबल के वो चकरा कर गिरती, करीब खड़े शेफ सुल्तान ने आंसू बरसाती आंखों समेत आगे बढ़कर उसे अपने बाजों में समेट लिया था। कितने ही अनगिनत मोती राफिया बेगम की आंखों से टूट कर गिरे थे, जबकि सुल्तान साहब दिल पर हाथ रखे दीवार से जा लगे और फिर फूट फूट कर रो दिए। कहते हैं वक्त हर ज़ख्म का इलाज हुआ करता है, मगर ये वक्त मुशारिफ सुल्तान के ज़ख्मों का इलाज ना बन सका। इस हादसे को गुजरे 8 माह से ज़ायद अरसा होने को आया था, मगर अब तक मुशारिफ के वो ज़ख्म मुंदमिल ना हो पाए थे जो रोमेल अरसलान उसकी रूह पर सजा चुका था। उस रात उसकी ज़िंदगी में तारीकियों की स्याही घोलकर वो खुद हमेशा हमेशा के लिए लंदन रवाना हो गया था। मुशारिफ माथे पे तलाक का कलंक सजाए कसर सुल्तान में तनहा रह गई। उस रात की बदसूरती ने उसका हंसना बोलना सब छीन लिया था। वो अपने कमरे की चार दीवारी में मुक़य्यद होकर रह गई थी, यहाँ तक कि उसने दारुशफ़ा जाना तक छोड़ रखा था। बाबा, बड़े बाबा, मम्मा, शेब लाला, मनाल और इसरा सब इसका ख्याल रख रहे थे, मगर उन सब की मोहब्बतों के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रोमैन ने जिस तरह उसका तमाशा बनाया था वो दुख उसको अंदर से मार रहा था। मुशारिफ हैरान होकर सोचती, क्या मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा मिला करती है जितनी बड़ी सज़ा रोमैल शाह ने उसे दी थी?
मुशर्रफ सुल्तान ने तो ज़रार अरसलान से बहुत पाकीज़ा मोहब्बत की थी, जिसकी खुशबू को उसने हमेशा अपने सीने में छुपाए रखा था। मगर हुआ क्या, उसकी मोहब्बत की नीलामी सरे बाजार हो गई थी। मुशर्रफ को अच्छी तरह याद था रोमेल के इंकशाफ पर ज़रार शाह ने कैसी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। मुशर्रफ सुल्तान उस पर कट कर रह गई। कितनी हैरत और कैसा शौक भरा तासुर था उस वक्त उस शख्स की निगाहों में, जैसे उसे उस बात पर यकीन ही ना आया हो। उस दिन के बाद वो ज़रार के सामने नहीं आई थी। शायद उसमें उस शख्स का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर उस वक्त तड़प कर रह गई जब उस वाक़ये के सिर्फ 5 माह बाद मम्मा ने उसे ज़रार अरसलान के प्रपोज़ल के बारे में बताया था। तब उसने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर इनकार कर डाला था। वो शख्स शायद तरस खाकर मुझे अपनाना चाहता है, पर मम्मा आप उसको बता दीजिएगा कि मुशर्रफ सुल्तान को ज़रार अरसलान की ये भीख नहीं चाहिए। मम्मा उसका जवाब सुनकर रो पड़ी। नहीं मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, वो तो अपनी खुशी से तुम्हारा हाथ मांग रहा है। उससे खुद ही अरसलान भाई से कहा था हमसे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। मम्मा मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, आप प्लीज़ बड़े बाबा को इनकार कर दीजिएगा। राफिया शाह को अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कोई लचक कोई गुंजाइश उसके लहजे में मौजूद नहीं थी। राफिया शाह अपना काम लौट गई थी। उसके जाने के बाद मुशर्रफ एक तवील सांस खींचते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी, मगर शायद इत्मीनान और सुकून नाम की कोई चीज़ उसके मुकद्दर में नहीं थी। तभी तो अचानक वो कुछ हो गया था जिसने उसके सुकून को एक बार फिर मुंतशिर कर डाला। मुशर्रफ ने ज़रार के प्रपोजल से इनकार कर दिया। ये खबर सुनने के बाद सुल्तान शाह को हार्ट अटैक हुआ था। ज़रार उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण महसूस हुआ था, और ऐसे में मुशर्रफ का इनकार सुनकर वो बुरी तरह से टूट गए थे। बाबा के हार्ट अटैक की खबर मुशर्रफ पर बिजली बनकर टूटी थी। उस वक्त बाबा आईसीयू में थे और शेब लाला के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी दारुशफा के दरो दीवार उसकी सिसकियों से गूंज उठे थे। और फिर दूसरी सुबह ही बाबा के होश में आने के बाद उनकी ख्वाहिश पर दारुशफा के लॉन में सादगी के साथ उसने अपने तमाम हकूक ज़रार शाह के नाम कर दिए थे। निकाहनामे पर साइन करने के बाद वो रोती सिसकती कसरत सुल्तान वापस आ गए। शेब लाला उसे कसरत सुल्तान छोड़ने के बाद खुद वापस दारुशफा लौट गए थे। मुसलसल जहनी तनाव के बाइस वो खुद को बहुत थका महसूस कर रही थी। जहनी इंतशार को कम करने के लिए वॉशरूम में घुस गई। घंटा भर ठंडे पानी से शावर लेने के बाद बेडरूम में वापस आकर गीले बाल सुलझाए, फिर दुपट्टा शानों पर फैलाकर अपना सैल उठाया और टेरेस पर आ गई। चौदहवीं का चांद पूरे आबोताब के साथ उफक पर जगमगा रहा था। टेरेस की रेलिंग थामकर वो नीचे झांकने लगी। पूरे लॉन की चांदनी को दिलावेज रोशनी ने अपने हिसार में ले रखा था। मुशर्रफ ने सेल फोन में वक्त देखा, रात का 1:30 बज रहा था। कसरत सुल्तान के मकीन उस वक्त नींद की आंखों आगोश में महवे ख्वाब थे। कुछ सोचकर उसने शैब लाला का नंबर डायल किया, फिर उनसे बात करके बाबा की तबीयत के बारे में पूछने के बाद मुतमिन सी होकर वो नज़र उठाकर चांद को तकने लगी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जवाबन एक उदास मुस्कुराहट चमकते चांद की जानिब उछालकर वो ज़रार शाह के बारे में सोचने लगी। अपने और उनके माबैन निकाह के बंधन का ख्याल आते ही मुशर्रफ का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो मुश्किल बेतरतीब होती धड़कनों को संभालती वो चांद से नज़र हटाकर कार पोर्च पर नज़रें दौड़ाने लगी। दफतन बड़े बाबा की गाड़ी के पीछे खड़ी ज़रार अरसलान की ब्लैक प्राडो पर निगाह पड़ते ही वो हैरान रह गई। अरे ये कब आए दारुशिफा से वो हैरान सा होकर उसने खुद से इस्तफसार किया था। ठीक उस वक्त उसके मोबाइल पर मैसेज टून हुई थी। मैसेज रिसीव करने के बाद वो पढ़ने लगी। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस मुशर्रफ। ज़रार मिठाई कब खिला रही हैं? ज़रार हियर। बड़े आए मुबारकबाद देने वाले मैसेज पढ़कर वो बुरी तरह तब गई। जाने खुद को क्या समझते हैं, देर से बड़बड़ाती उस वक्त चौंक गई जब होगो बॉस के दिल फरेब महक ने उसके हवासों को जकड़ना शुरू किया था। हवा से मुंतशिर होते बालों को हाथों से पीछे की तरफ धकेलते वो सरद से पलटी थी, और उस कोशिश में उसके खूबसूरत लंबे स्टेप कट बाल झटका खाकर नाजुक सी पुष्प पर बिखर कर रह गए थे। ब्यूटीफुल स्टाइश की ज्यादती से ज़रार अरसलान के लब हिले थे। सफ़ेद रंग के कड़कड़ाते शलवार कमीज़ में वो दोनों बाजू अपने सीने पे बांधे उससे कुछ फासले पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक पल को मुशर्रफ की धड़कनें उस शख्स को अपने रूबरू पाकर थम सी गईं। लरजती पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा। नज़रों के तसादुम पे वो मुशर्रफ की आंखों में झांकते हुए दिलकशी से गोया हुआ। आंगन में आऊँगा मैं चांदनी लिए, इस इंतज़ार में रात भर जागा तो मत करो। कहते हैं लोग मुझसे तुम भी हो बुझी बुझी, ये क्या गज़ब है, इश्क को रुसवा तो मत करो। ज़ारा इस्लाम की दिलकश भारी आवाज़ ने उसे साकत कर दिया, मगर जैसे ही वो शेर मुकम्मल करके खामोश मुशर्रफ ने वहाँ से जाने का कसद किया, कदम आगे की जाने बढ़ा दिए। जस्ट अ मिनट, वो उनके पास से गुजर कर जाने लगी जब ज़रार ने उसकी कलाई थाम ली। प्लीज़ मुझे जाने दे, उनकी जुर्रत पर वो दबे दबे अंदाज में चीखी थी। इस तरह नहीं, पहले मुझे मुबारकबाद है, आखिर आपकी तरह मेरा भी आज निकाह हुआ है। वो शौक अंदाज में फरमाइश कर रहे थे। मुशर्रफ उनके शौक अंदाज पर लम्हा भर के लिए ठिठक गई, मगर फिर अगले ही पल गुस्से में आकर ज़रार की गिफ्ट से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। छोड़ दे मेरा हाथ, वरना अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद वो बिफर कर बोली तो वो हंस पड़े। वरना क्या? अगर मैंने हाथ नहीं छोड़ा तो क्या शोर मचा दोगी? उसके तपे तपे चेहरे को अपनी महजूज निगाहों के हसार में लिए वो उस वक्त उसकी हालत से
हज़ उठाते हुए बोले थे। वो सर झुकाकर अपने लब काटने लगे और इस अदा पर ज़रार को इतना प्यार आया कि धीरे से मुस्कुराते उन्होंने मुशारिफ का हाथ अपने गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। तब घनेरी पलकें झपककर वो इस तेजाबिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगी। इस मासूम सी लड़की को अपनी तरफ देखता पाकर ज़रार के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उनको मुस्कुराता देखकर मुशारिफ की आंखें खामखा भीग गईं। आप बहुत ख़राब हैं, वो निरूठेपन से बोली थी। आई नो, ज़रार ने झट से एतराफ़ कर लिया। वो उनके यूँ फ़ौरन मान जाने पर मुतमिन ना हुई थी, तभी अपने दिल की मज़ीद भड़ास निकालने की खातिर एकदम भड़क कर बोली, ख़राब है तो फिर यहाँ क्यों आ गए मेरे पास? जाएं, जाकर अपने कमरे में हीरा आपी को याद करें। ओह माय गुडनेस! मुशारिफ की बात पर ज़रार का कहका बेसाख्ता था। उन्हें उसकी खफगी की वजह अब समझ में आई थी। ओहो, तो डॉक्टर मुशारिफ जेलस भी होती हैं। उसको छेड़ने की खातिर ज़रार ने लफ्ज़ जेलस को खासा खींचा था, जिस पर वो हस्बे तवक्को तब गई थी, और जब बोली तो लहजा गुस्से की वजह से लरज़ रहा था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर अरसलान, मैं मामूली लोगों से हरगिज़ जेलस नहीं हुआ करती, बड़ी साफ गोई से कहती वो उन्हें हैरान कर गई थी। और उस वक्त ज़रार का दिल बेख्तियार ही निकाह की ताकत पर ईमान ले आया था, जिसने महज चंद घंटों में उनके सामने हमेशा सर की रट लगाए रखने वाली नर्वस सी लड़की को एकदम से शेरनी बना डाला था। बहरहाल जो भी था, मुशारिफ का ये नया रूप ज़रार शाह को उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, और उसी तरह उसे अपनी सताइश भरी निगाह की गिरफ्त में लिए जब वो बोले तो लहजा खुद बहुत गंभीर हो गया था। कीप इट अप, बहुत अच्छी लग रही हो इस तरह गुस्सा करते हुए, तुम्हारा ये रूप ज़्यादा अपील करता है। उनके गंभीर लहजे पर वो सर झुका गई, और उसके बाद बड़ी ही मनीखेज खामोशी उन दोनों के दरमियान छा गई। रात की रानी और होगो की मिली जुली महक को अपनी सांसों में उतारते हुए वे यकटक खड़े उसे देखे जा रहे थे, जो फर्श पर घनेरी पलके झुकाई जाने क्या ढूंढ रही थी। उसकी नाक में पड़ी नन्ही सी लौंग रात की चांदनी में कुछ ज्यादा ही निखर कर चमक रही थी, और मुशारिफ की नाक में सजी वो लौंग ही तो थी जो ज़रार की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। मैं किताब अजीज तुम्हारे सामने खोल तो दूँ, मगर उसे कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? दरमियान में छाई खामोशी को ज़रार की भारी आवाज़ ने तोड़ा था। वो सर उठाकर उनका चेहरा देखने लगी, जहाँ उदासी डेरा डाल चुकी थी। उसे अपनी जानिब तकता पाकर वो लम्हा भर कर रुक कर मुस्कुराए थे, फिर गोया हुए। वहाँ से जहाँ हीरा ने मुझे ठुकरा दिया और मैं टूट कर रह गया था, या फिर वहाँ से शुरू करूँ जहाँ हीरा शाह के इनकार का दुख अपने सीने से लगाए मैं लंदन चला गया था, या फिर वहाँ से जिस रात मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और तमाम रात तुम्हारे आंसू ने मुझे सोने नहीं दिया था, या फिर वहाँ से जब डॉक्टर अरीब की शादी पर जाने से कबल तुम ब्लैक साड़ी में मलबूस आंखों में ब्लू लेंसेज लगाए मेरे सामने आई थी। उस रात मुशारिफ मैं तमाम रात मुस्तरिब रहा था। मुझे क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी मैं जान नहीं पाया था। बहरहाल मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि वो रात मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली रात थी जब मैं हीरा शाह के अलावा किसी दूसरी लड़की को सोच रहा था। उनके इंकशाफात पर मुशारिफ की आंखें हैरत से फैल गई थीं। ये शख्स भी असीर मोहब्बत था, और वो इस सफ़र में तन्हा नहीं थी। इस पर शादी मर्ग जैसी कैफियत तारी हो रही थी, जबकि वो उसकी हालत से बेनियाज कहे जा रहे थे। उस रात मुशारिफ, उस रात मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया था, पर जाने कि उस पल मैंने ये नहीं सोचा था कि रोमेला अरसलान को रिजेक्ट करने वाली ज़िद्दी लड़की के मेरे बारे में क्या ख्यालात होंगे। उसी रात 4 बजे की फ़्लाइट से मुझे एक सेमिनार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, और वहीं शुएब ने फ़ोन करके तुम्हारी और रोमेल की शादी की इत्तला दी थी, और उस दिन मेरा ज़बरदस्त किस्म का नर्वस ब्रेक डाउन होते होते बचा। यही वजह थी कि मुझे दियारे गैर में एक माह लग गया था। उनकी तबीयत की नासाजी का सुनकर वो मुतहैयर रह गई थी, और जाने उसे क्या हुआ कि वो एकदम रो पड़ी। अरे, उसे यूं ज़ारो कतार रोते देखकर वो बौखलाकर खामोश हो गए थे। आपने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, हम में से किसी को दियारे गैर में तन्हा इतनी अजियत सहते रहे। उससे रोते हुए शिकवा किया तो वो उसके अंदाज पर हंस पड़े। उन्हें हंसते देखकर वो घूरने लगी। आप कितने ख़राब बच्चे हैं, मुझे रोता देखकर हंस रहे हैं। उसकी बात सुनकर ज़रार की हंसी को ब्रेक लगे थे। वो फ़ौरन अपने कान पकड़ कर बोले, सॉरी मिसेस, गलती हो गई। आज के बाद आप जनाब को रोते देखकर मैं खुद भी रोने लगूंगा, ठीक है? वो उनके इस मिसेस कहने पर पहले ही सुर्ख पड़ चुकी थी, इसलिए उनकी तायद पर लेने पर झट से सर हिला दिया। उसके झिमते हुए अंदाज पर वो मज़ा लेकर मुस्कुराए, फिर अपनी कड़कड़ाती कमीज़ की जेब में हाथ डालकर उन्होंने वो सोने का ब्रेसलेट निकाल लिया था जो आज शाम को ही खरीदा था। छोटे से गुलाबी केस को खोलकर उन्होंने डायमंड से मुज़य्यन जगमगाता ब्रेसलेट निकालते हुए इजाज़त तलब नज़रों से मुशारिफ की जानिब देखा था। वो भी उस वक्त उन्हीं की तरफ देख रही थी। निगाहों के तसादुम पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट ने ज़रार अरसलान के लबों को छू लिया, और फिर बड़े ही एहतियात के साथ उन्होंने हाथ में थामा ब्रेसलेट मुशारिफ सुल्तान की सुनहरी और नाजुक कलाई में पहना दिया था। इसे फ़िलहाल मेरी तरफ से रौनमाई का तोहफ़ा समझे। ब्रेसलेट पहनाने के बाद ज़रार ने धीमे से सरगोशी की तो मुशारिफ
उनकी बात पर छुए मुए अंदाज में मुस्कुराकर रह गई। तब उसकी पलकों पर नमी देखकर ज़रार को याद आया था कि आज से पहले एक ऐसी ही चांदनी रात में उनके दिल ने इस लड़की के सारे आंसू समेट लेने की ख्वाहिश की थी, मगर तब वो इस ख्वाहिश को अपने दिल में दबा गए थे, क्योंकि उस वक्त ज़रार अरसलान ऐसा कोई हक नहीं रखते थे। लेकिन आज वो ये ख्वाहिश दिल में नहीं दबा पाए थे और बड़े ही इस्तेहकाक के साथ हाथ बढ़ाकर उन्होंने मुशर्रफ सुल्तान की पलकों पे चमकते तमाम आंसू अपनी उंगलियों की पूरों में समेट लिए थे, क्योंकि ये वो लड़की थी जो ज़रार अरसलान के दिल के टूटे शीशे जोड़ने की खातिर अपने हाथ जख्मी कर बैठी थी। मुशर्रफ इस पर खुल कर हंस पड़ी थी, और वो क्यों ना हंसती, उसका चांद उसकी चौखट पर जो खड़ा था। इसके साथ ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।